टू यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज की जो हमारी क्लास है वो है आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ को लेकर, जिनका भी 3 तारीख को पेपर है या फिर उसके बाद झारखंड के लिए पेपर है। तो ये क्वेश्चन उन सभी के लिए हेल्पफुल है। झारखंड में अभी सीएचओ की वैकेंसी निकली है, फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। अभी 15 तारीख से आई थिंक फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, आपकी मार्च तक लास्ट डेट है। लेकिन झारखंड वालों को मैं बता दूं, जिनका पेपर होने वाला है उनको पेपर नहीं, जिनका झारखंड में जॉब निकली है सीएचओ के लिए उनका एग्जाम नहीं है, लेकिन झारखंड में जो स्टाफ नर्स की पोस्ट निकली है उसके लिए पेपर है। अदरवाइज आप कंफ्यूज ना हो, मैं फिर से क्लियर कर दूं कि झारखंड में सीएचओ वैकेंसी निकली है उसमें आपको मेरिट बेस्ड लिया जाना है, जो आपके परसेंटेज मार्क्स हैं उसके बेस पर। लेकिन जो झारखंड में नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट निकाली है उसके लिए आपको एग्जाम होना है, 50 क्वेश्चन आएंगे। और बाकी जो नेक्स्ट वो रहेगा वो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बेस पे आपको लिया जाएगा। लेकिन सीएचओ का पेपर नहीं होना है, जैसे यूपी में वैकेंसी निकली थी उसमें भी एग्जाम नहीं होना है, आपका मेरिट बेस्ड लिया जाना है। तो यहाँ पर लेकिन जिनका राजस्थान में पेपर है, एमपी सीएचओ का पेपर है, डीएचएस का पेपर है, तो उनके लिए एग्जाम कंडक्ट करवाया जाना है। तो उसके साथ साथ डीएसएसबी वालों का भी पेपर है। तो ये क्लासेस उन सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाली हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो भी लोग ये क्लास ज्वाइन किए हुए हैं, मैं बता दूं कि आपको जो लोग एनएचएम के पेपर्स दे रहे हैं या सीएचओ के पेपर्स दे रहे हैं तो उनको पेपर्स अवेलेबल हैं। सीएचओ एनएचएम वालों के लिए 40 पेपर सॉल्व है, साथ में 13 सीरीज है। चार्जेस है ओनली 350 रुपीज़। और एएनएम वालों की हम बात करें तो एएनएम वालों के लिए भी पेपर्स अवेलेबल है, उनको चार्जेस है ओनली 150 रुपीज़। जो डीएसएसबी का पेपर दे रहे हैं तो 2015 से लेके 2019 तक जितने भी डीएसएसबी ने नर्सिंग वालों के लिए पेपर कराए हैं वो सब पेपर अवेलेबल हैं, उनका चार्ज भी बहुत ही चीप है, ओनली 150 रुपीज़। सभी सॉल्व्ड पेपर हैं, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में है। जो सीरीज़ है ओनली वो बस आपकी इंग्लिश में है, बाकी जो पेपर्स हैं आपके एज इन जैसे ऑफिशियल पेपर्स होते हैं वो आपको अवेलेबल हैं। लेकिन जो पीडीएफ फॉर्मेट आप लेते हैं उनका आपको चार्जेस पे करना होगा। जो क्लासेस रहती हैं आपको वो सब फ्री रहती हैं, उनका आपको कोई भी चार्जेस नहीं है। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर दैट, जो भी लोग ये पेपर देख रहे हैं मैं बता दूं कि आपको अपकमिंग टाइम में ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चंस जो प्रीवियस पेपर्स आप देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको जो क्वेश्चंस पेपर में आया हो वही सेम रिपीट हो। उसी क्वेश्चन के जो ऑप्शन इवन उनमें से तक आपको क्वेश्चंस बन जाते हैं। जो चीज़ मैं आपको कई बार बताती हूँ तो वैसे आपको क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। जो भी लोग ये पीडीएफ्स लेना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके पीडीएफ परचेस कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लेंगे कि फीटल स्कल में क्या पार्ट होते हैं, कितनी बोन्स हैं, कितने सूचर्स हैं, क्या फॉन्टेनल है, ऑल ओवर थिंग्स। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा, डी, ऑल ऑफ दी अबव। क्योंकि फीटल स्कल किससे मिलकर बना होता है, वॉल्ट ऑफ द क्रेनियम, फेस एंड बेस। तो इन सभी में अलग अलग बॉन्स प्रेजेंट होती हैं। तो वॉल्ट की बॉन्स की बात करें, देखिए इमेज दी हुई है। फीटल स्कल में जो टोटल बॉन्स होती हैं 22 बॉन्स पाई जाती हैं फीटल स्कल में। बट यहाँ पर जो मेनली एग्जाम में आता है बॉन्स ऑफ द वॉल्ट, जो फीटल का वॉल्ट पार्ट है वहां पर कितनी बॉन्स होती हैं। तो उसमें टोटल जो बॉन्स होती हैं वो होती हैं 7, 2 फ्रंटल, 2 पैराइटल, 2 टेम्पोरल एंड 1 ऑक्सीपिटल बॉन। कितनी, 2 फ्रंटल, 2 पैराइटल, 2 टेम्पोरल एंड 1 ऑक्सीपिटल बॉन्स आर प्रेजेंट इन फीटल वॉल्ट। जो कि वॉल्ट है, जो फीटल का स्कल है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, वॉल्ट, फेस एंड बेस। तो वॉल्ट की बॉन्स यदि एग्जाम में आती हैं तो आपको याद रखना है टोटल 7 बॉन्स प्रेजेंट होती हैं, 2 फ्रंटल बॉन्स, 2 पैराइटल बॉन्स, 2 टेम्पोरल बॉन या फिर एंड 1 ऑक्सीपिटल बॉन। तो टोटल 7 बॉन्स प्रेजेंट होंगी किसमें, वॉल्ट ऑफ द फीटल स्कल में। यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो फ्रंटल बॉन है, जो फ्रंटल बॉन है यहाँ पर ये देखिए इमेज के थ्रू आपको जल्दी समझ में आएंगी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको आप इमेज के थ्रू आसानी से याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो टोटल 7 बॉन बताई गई हैं, 2 फ्रंटल, 2 टेम्पोरल बॉन। तो यहाँ पर जो फ्रंटल बॉन है ये फोरहेड को कवर करती हैं या फिर बनाती हैं। फ्रंटल बॉन्स फॉर्म द फोरहेड और सिंसिपुट। ये देखिए जो फ्रंटल बॉन है, 2 फ्रंटल बॉन है, इनका फ्यूजन भी होता है। तो जो इनका ऑसिफिकेशन या फिर फ्यूजन होता है वो क्या बनाता है, फ्रंटल प्रोमिनेंस। जहां पर भी 2 बॉन्स का क्या होगा, ऑसिफिकेशन होगा, वहां पर एक प्रोमिनेंस एमिनेंस बनेगा। तो जहां पर भी 2 फ्रंटल बॉन का फ्यूजन होगा, ऑसिफिकेशन होगा, बॉन्ड फ्यूज होंगी,
एक पर्टिकुलर एज में जो फ्रंटल बोन है फ्यूज होती हैं, जो दो फ्रंटल बोन है एक में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये एज कब की है? 8 साल की। 8 साल की एज में दो फ्रंटल बोन है क्या होंगी? फ्यूज होके वन सिंगल बोन में कन्वर्ट हो जाएंगी। और जहां पर भी इनका ऑसिफिकेशन होगा, ये जहां पर ऑसिफाई होंगी दोनों बोन्स मिलके एक बनाएंगी, वो एरिया क्या कहलाता है? फ्रंटल प्रोमिनेंस। क्या कहलाएगा? फ्रंटल प्रोमिनेंस। यहाँ पर सूचर्स भी हम पढ़ेंगे, सभी चीजें एक एक करके क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर जो टू फ्रंटल बोन हो गई, टू टेम्पोरल बोन हो गई, ये देखिए, टू फ्रंटल बोन, टू टेम्पोरल बोन, टू ऑक्सीपिटल बोन, सॉरी वन ऑक्सीपिटल बोन यहाँ पर प्रेजेंट होंगी। तो टोटल मिलाकर 7 बोन हो जाएंगे। यहाँ पर 7 बोन है। यहाँ पर ये देखिए इमेज यहाँ पर सेपरेटली दी हुई है तो इजीली समझ में आएगी आपको। और यहीं पर जो फ्रंटल बोन होती हैं, यहीं पर एंटीरियर फॉन्टेनेल का जो है फॉर्मेशन होता है, इन बैक पार्ट में पोस्टीरियर फॉन्टेनेल। यहाँ पर सूचर्स भी दिए हुए हैं, सभी इमेज में आप अच्छे से देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोन्स है यहाँ पर हमने पढ़ी हैं अभी रिसेंट में, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, तो जो और टेम्पोरल बोन। तो जो टू पैराइटल बोन है क्या है? दो जो पैराइटल बोन है यहाँ पर क्या करती हैं? ईच बोन्स का जब ऑसिफिकेशन होगा, फ्यूज होंगी, तो पैराइटल एमिनेंस का निर्माण करेंगी। जो पैराइटल बोन है जब फ्यूज होंगी तो क्या कहलाएंगी? एक बोन में कन्वर्ट होंगी जब, तो ये क्या कहलाती हैं? पैराइटल एमिनेंस। और जो ऑक्सीपिटल बोन है क्या करती है? बैक ऑफ द स्कल एंड पार्ट्स ऑफ इट्स बेस, जो बेस पार्ट है वहां पर कौन प्रेजेंट रहता है? ऑक्सीपिटल बोन। वन ऑक्सीपिटल, टू टेम्पोरल, टू पैराइटल एंड टू फ्रंटल बोन रहती हैं फीटल स्कल में, जो बॉल्ट पार्ट है उसका स्पेशली। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाउ मेनी टाइप ऑफ सूचर इन द फीटल स्कल। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है कि फीटल स्कल में कितने टाइप के सूचर होते हैं, फिर कौन कौन से सूचर्स प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन में फ्रंटल सूचर, कोरोनल, लैम्बडॉइड या फिर डी ऑल ऑफ दी अबव। तो फीटल स्कल में जो टोटल सूचर्स होते हैं वो 4 टाइप के सूचर्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा डी ऑल ऑफ दी अबव। देखिए यहाँ पर तो 4 टाइप के सूचर हैं, वो कौन कौन से? फ्रंटल सूचर, कोरोनल सूचर, लैम्बडॉइडल सूचर एंड सजाइटल सूचर, जो 4 टाइप के सूचर हैं। तो ये सूचर है कहाँ पर बनते हैं? जहां पर दो बोन्स क्या होंगी? प्रेजेंट रहेंगी, तो उनके बीच में जो एक लाइन बनेगी वो क्या कहलाएगी? सूचर्स। तो फ्रंटल सूचर किसके बीच में बनता है? बिटवीन टू फ्रंटल बोन। ये देखिए आप, जो दो फ्रंटल बोन है इनके बीच में जो फॉर्मेशन हो रहा है ये क्या है? फ्रंटल सूचर। कोरोनल सूचर किसके बीच में बनेगा? पैराइटल एंड फ्रंटल बोन के बीच में। तो दो पैराइटल बोन है और जो यहाँ पर एक फ्रंटल बोन है, इनके बीच में जो सूचर्स का फॉर्मेशन होगा ये क्या कहलाएगा? कोरोनल सूचर। लैम्बडॉइडल सूचर कहाँ बनेगा? टू पैराइटल बोन एंड वन ऑक्सीपिटल बोन। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो दो पैराइटल बोन है एंड वन ऑक्सीपिटल बोन, इनके बीच में जो सूचर का फॉर्मेशन हो रहा है वो क्या कहलाएगा? लैम्बडॉइडल। लास्ट बचता है सजाइटल सूचर। तो सजाइटल सूचर इन दोनों बोन, जो दोनों पैराइटल बोन से इनके बीच में फॉर्मेट होगा तो वो क्या कहलाता है? सजाइटल सूचर। तो आपको मेनली याद रखना है कि 4 सूचर प्रेजेंट होते हैं और किन बोन्स के बीच में सूचर्स बन रहे हैं, मेनली आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे जो कि कई बार एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय फॉन्टेनेल। फॉन्टेनेल से आपका क्या मतलब है? ऑप्शन में है स्पेस बिटवीन टू बोन्स ज्वाइन टुगेदर, स्पेस बिटवीन टू और मोर सूचर्स ज्वाइनिंग, लिगामेंट ज्वाइन या फिर डी ऑल ऑफ दी अबव। तो फॉन्टेनेल, यहाँ पे आपसे फॉन्टेनेल का मतलब पूछा है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है वो क्या है? स्पेस बिटवीन टू बोन्स ज्वाइन टुगेदर, मतलब कि जहां पर दो बोन्स जुड़ेंगी वो स्पेस क्या कहलाता है? जहां पर जो भी फीटल स्कल में जो बोन्स का फॉर्मेशन जो जुड़ेंगी दोनों बोन्स, वो एरिया कहलाएगा सूचर, राइट। और जहां पर दो या दो से ज्यादा सूचर्स जुड़ेंगे वो एरिया कहलाएगा फॉन्टेनेल। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जहां पर दो बोन्स जो दो बोन्स है उनके बीच का जो एरिया रहेगा जुड़ेंगी जहां पर वो दोनों बोन्स, वो कहलाएंगी सूचर। और जहां पर दो और दो से ज्यादा सूचर्स जुड़ेंगे वो क्या कहलाएगा? फॉन्टेनेल। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? बी, स्पेस बिटवीन टू और मोर सूचर्स ज्वाइनिंग। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फॉन्टेनेल का मतलब है कि जहां पर दो और दो से ज्यादा सूचर्स जुड़ रहे हैं वो एरिया फॉन्टेनेल कहलाएगा।
और जहां पर वन और मोर बोन्स जो जुड़ेंगी, जो स्पेस रहेगा, एरिया रहेगा, वो क्या कहलाएगा? सूचर्स। और जो सूचर्स ऑफ फॉन्टेनेल, इनका मेन काम क्या है कि फीटल स्कल टू मोल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी। जो फीटल स्कल है उसको क्या करना? मोल्ड करना डिलीवरी की प्रोसेस में। स्पेशली वेजाइनल डिलीवरी हो रही है, वेजाइनल नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, तो उस टाइम पर सूचर्स और फॉन्टेनेल्स का यही काम है कि जो फीटल स्कल है इसको मोल्ड करना। यहाँ पर दो तरीके के फॉन्टेनेल्स होते हैं जो कि एग्जाम में आ चुके हैं कई बार, एंटीरियर फॉन्टेनेल और एंड पोस्टीरियर फॉन्टेनेल। एंटीरियर फॉन्टेनेल एंड पोस्टीरियर फॉन्टेनेल है, तो एंटीरियर फॉन्टेनेल कहाँ पर बनता है, पोस्टीरियर कहाँ पर बनता है, इनका डिफरेंस भी आप एक तरीके से समझ सकते हैं। तो फॉन्टेनेल्स आर द मेम्ब्रेन फिल्ड स्पेस एट मीटिंग पॉइंट ऑफ द सूचर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि फॉन्टेनेल क्या है, जहां पर दो या दो से ज्यादा सूचर्स मिलते हैं, प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होगी जहां पर दो सूचर्स मीट करेंगे, वो क्या कहलाता है? जुड़ेंगे, वो कहलाते हैं फॉन्टेनेल। तो फॉन्टेनेल दो तरीके के होते हैं, एंटीरियर फॉन्टेनेल और ब्रैग्मा। याद रखना है, एंटीरियर फॉन्टेनेल का दूसरा नाम क्या है? ब्रैग्मा। एंड पोस्टीरियर फॉन्टेनेल और लैम्डा। तो इनका आपको मेनली कहाँ पर कौन से सूचर्स जुड़ रहे हैं तब फॉन्टेनेल का फॉर्मेशन हो रहा है। सेकंड थिंग है कब क्लोज हो रहे हैं, यदि टाइम के पहले क्लोज होते हैं तो क्या कहलाएगा। ये तीनों चीजों को आपके लिए याद रखना है। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे एंटीरियर फॉन्टेनेल और ब्रैग्मा। एंटीरियर फॉन्टेनेल का दूसरा नाम क्या है? ब्रैग्मा। और ये कहाँ पर बनता है? मीटिंग पॉइंट ऑफ सेजाइटल, कोरोनल एंड फ्रंटल सूचर। कहाँ पर? मीटिंग पॉइंट ऑफ जहां पर सेजाइटल, कोरोनल और फ्रंटल सूचर बनेंगे, ये क्या कहलाएगा? एंटीरियर फॉन्टेनेल। और इसका शेप कैसा होता है? डायमंड शेप। मेजरमेंट किया जाए तो 3 इंटू 2 सेंटीमीटर होगा। और ये ऑसिफाई, मेनली एग्जाम में यही आता है कि जो एंटीरियर फॉन्टेनेल और ब्रैग्मा है कब क्लोज होते हैं। क्लोजिंग टाइम आपको मेनली याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है। और सबसे पहले कौन क्लोज होंगे? एंटीरियर क्लोज होंगे, पोस्टीरियर क्लोज होंगे। तो सबसे पहले जो ऑसिफिकेशन होगा, जो सूचर्स क्लोज होते हैं, वो है पोस्टीरियर फॉन्टेनेल और लैम्डा। तो आपको याद रखना है एंटीरियर फॉन्टेनेल का क्लोजिंग टाइम है 1.5 साल या फिर 12 महीने से लेकर 18 महीने तक की एज में ऑसिफाई होते हैं। ऑसिफाइज बाय 1.5 ईयर। तो जो मेनली एंटीरियर फॉन्टेनेल का क्लोजिंग टाइम है 18 महीने तक हो सकता है या फिर 1.5 साल, आप ऐसे याद रख सकते हैं, 18 मंथ। और जो पोस्टीरियर फॉन्टेनेल और लैम्डा है क्या है? जंक्शन ऑफ सेजाइटल सूचर एंड द 2 लैम्डोइडल सूचर। और ये कैसे होते हैं? एंटीरियर फॉन्टेनेल से छोटे होते हैं। और पोस्टीरियर फॉन्टेनेल, लैम्डा या फिर ऑक्सीपिटल जो फॉन्टेनेल है, सेम ही वर्ड है। और पोस्टीरियर फॉन्टेनेल किस शेप में होते हैं? वाई शेप्ड में। और ये जनरली 6 to 8 वीक की एज में क्लोज हो जाते हैं, यदि 2 से 3 महीने भी हम कह सकते हैं, या फिर 6 to 8 वीक की एज में मेनली जो पोस्टीरियर फॉन्टेनेल और लैम्डा है क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एंटीरियर फॉन्टेनेल, ये देखिए डायमंड शेप में रहा, और जो पोस्टीरियर फॉन्टेनेल है क्या है? वाई शेप में, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जहाँ पर 2 या 2 से ज्यादा सूचर्स जुड़ते हैं वो जगह क्या कहलाएगी? फॉन्टेनेल। दो तरीके के फॉन्टेनेल प्रेजेंट होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो एंटीरियर फॉन्टेनेल कब क्लोज होते हैं? 18 महीने की एज में, 12 से 18 महीने की एज में या फिर 1.5 साल। और जो पोस्टीरियर फॉन्टेनेल होते हैं या तो 6 to 8 वीक हम कह सकते हैं, या फिर 2 to 3 मंथ की एज में क्लोज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्राउनिंग अकर्स इन विच स्टेज ऑफ लेबर। सो आई होप आपके लिए जो फीटल स्कल को लेकर मेनली एग्जाम में क्वेश्चन आते हो वो क्लियर हो गए हो। फीटल स्कल के लिए जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था उस टाइम पर एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया था, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप फीटल स्कल क्या प्रोमिनेंस है, क्या एमिनेंस है, कितने फॉन्टेनेल हैं, कब क्लोज होते हैं, कितनी बॉन्स हैं, क्या सूचर्स हैं, क्या यहाँ पर शेप रहेगा सूचर्स का, ऑल ओवर थिंग के लिए आपको उस वीडियो में, आप लोग एक बार उस वीडियो को भी जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पर क्वेश्चन है क्राउनिंग अकर इन विच स्टेज ऑफ लेबर। तो क्राउनिंग है जो किस स्टेज ऑफ लेबर में देखने को मिलेगा। ऑप्शन है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, एंड डी है यहाँ पर फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। तो क्राउनिंग की प्रोसेस कब देखने को मिलती है? क्राउनिंग क्या है? जो हमने लेबर में मैकेनिज्म ऑफ लेबर के कार्डिनल मूवमेंट पढ़े हैं उन्हीं में से एक स्टेप है क्राउनिंग। तो क्राउनिंग किस स्टेज में देखने को मिलेगी?
तो क्राउनिंग देखने को मिलती है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में। कब देखने को मिलती है? सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? बी। बात करें हम लेबर की स्टेज की, तो लेबर में टोटल 4 स्टेज होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट स्टेज को कहा जाता है सर्वाइकल डायलिटेशन स्टेज, जिसमें सर्विक्स है जो पूरी 1 से 10 सेंटीमीटर तक, कंप्लीट डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स कितना होता है? 10 सेंटीमीटर होता है। सेकेंड स्टेज को क्या कहा जाता है? बेबी एक्सपल्सन स्टेज, जिसमें बेबी एक्सपेल्ड आउट होगा। थर्ड स्टेज में प्लेसेंटा एक्सपेल्ड आउट होगा। और फोर्थ स्टेज रहेगी जो कि ऑब्जर्वेशनरी स्टेज कही जाती है, जिसमें मदर और बेबी दोनों को क्या है? ऑब्जर्व किया जाता है। तो आई होप आपको चारों स्टेज में कंफ्यूजन रही हो तो वो क्लियर हो गई हो। शॉर्ट फॉर्म में हम कहें तो फर्स्ट स्टेज क्या है? सर्वाइकल डायलिटेशन, जिसमें सर्विक्स टोटली फुली 10 सेंटीमीटर डायलेट होती है। आपको एग्जाम में आ सकता है कि टोटल सर्विक्स का डायलिटेशन कितना होता है, तो प्रेगनेंसी में टोटल 10 सेंटीमीटर है जो सर्वाइकल डायलिटेशन स्टेज आती है। तो क्या है? फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज में बेबी एक्सपेल्ड आउट होगा। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में प्लेसेंटा एक्सपेल्ड आउट होगा। फोर्थ स्टेज रहेगी, तो फोर्थ स्टेज में क्या होगा? जो कि एक ऑब्जर्वेशन स्टेज कहलाएगी। हमें उसमें मदर और बेबी दोनों को क्या करना है? ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पर क्राउनिंग कब देखने को मिलती है? सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में, जब बेबी एक्सपेल्ड आउट होने वाला हो उस टाइम पर। ये देखिए मैकेनिज्म ऑफ लेबर, जो कि एक सीरीज है जिसमें क्या होता है? फीटस का जो हेड और फीटल ट्रंक है वो क्या होगा? बाहर, पेल्विस से बाहर आने के लिए जो जर्नी रहेगी, जो मूवमेंट होगा, उसको मैकेनिज्म ऑफ लेबर कहा जाता है। बट इसके कुछ क्राइटेरिया है। मैकेनिज्म ऑफ लेबर कब काम करता है? जब नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी होने वाली हो उस टाइम पर। कुछ क्राइटेरिया है, कुछ कंडीशन है मैकेनिज्म ऑफ लेबर के लिए, तो वो भी हम देख लेते हैं। लाई कैसा हो? लॉन्गिट्यूडनल, प्रेजेंटेशन इज सेफेलिक, पोजीशन ROA और LOA, एटीट्यूड इज गुड फ्लेक्शन, डिनोमिनेटर इज ऑक्सीपिट, प्रेजेंटिंग पार्ट इज पोस्टीरियर पार्ट ऑफ एंटीरियर पैराइटल बोन। तो यहाँ पर एक क्राइटेरिया है, कंडीशन होनी चाहिए मैकेनिज्म ऑफ लेबर के लिए, नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ लेबर के लिए, तभी इन केस में जो बेसिक स्टेप होते हैं मैकेनिज्म ऑफ लेबर के वो सही से काम करेंगे। लाई यहाँ पर क्या होना चाहिए? लॉन्गिट्यूडनल, प्रेजेंटेशन सेफेलिक हो, पोजीशन RA और LOA हो, एटीट्यूड भी क्या? गुड फ्लेक्शन में हो। यहाँ पर ये देखिए, ये आपको कार्डिनल स्टेप ऑफ मैकेनिज्म ऑफ लेबर याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपको ये स्टेप रख के इनका सीक्वेंस क्या है वो आ सकता है। तो यहाँ पर फर्स्ट होता है क्या? एंगेजमेंट ऑफ द हेड, हेड का क्या हुआ? एंगेजमेंट, देन फ्लेक्शन ऑफ हेड, इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड एंड क्राउनिंग। फोर्थ स्टेप क्या है? क्राउनिंग, एक्सटेंशन एंड बर्थ ऑफ हेड, रेस्टिट्यूशन, इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर एंड एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड। लास्ट स्टेप है 8वें नंबर का, बर्थ ऑफ शोल्डर एंड ट्रंक बाय द लेटरल फ्लेक्शन। तो यहाँ पर आपको मैकेनिज्म ऑफ लेबर का एक तो क्राउनिंग आता है कि क्राउनिंग कब होता है, किस स्टेज में। दूसरा यहाँ पर जो कार्डिनल स्टेप है, मतलब कि किस स्टेप बाय स्टेप जो मैकेनिज्म ऑफ लेबर होता है, तो इसके आपको मूवमेंट याद रखना है। तो यहाँ पर जो मैकेनिज्म ऑफ लेबर के जो कार्डिनल स्टेप और मूवमेंट है, आपको ऑर्डर वे में जमाने के लिए एग्जाम में आ सकते हैं कि सही ऑर्डर क्या होगा, पहले क्या होगा, एंगेजमेंट ऑफ हेड होगा, क्राउनिंग होगी कि फ्लेक्शन ऑफ हेड होगा, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज द नॉर्मल पोजीशन ऑफ यूट्रस। यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि कुछ क्वेश्चन मिडवाइफरी और गायनेकोलॉजी से हैं और कुछ यहाँ पर फीटल स्कल को लेके। तो जो नॉर्मल पोजीशन क्या होते हैं यूट्रस की, एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, कई एग्जाम में आया है नर्सिंग के। ऑप्शन में एंटीवर्जन एंड एंटी फ्लेक्शन, पोस्टीरियर, एंटीवर्जन एंड रेट्रोफ्लेक्शन, या फिर डी नन ऑफ दी अबव। जो नॉर्मल पोजीशन होती है यूट्रस की वो क्या होती है? एंटीवर्जन एंड एंटी फ्लेक्शन। किस तरीके से? देखिए, एंटीवर्जन एंड एंटी फ्लेक्शन वे में नॉर्मल पोजीशन होती है यूट्रस की। तो यहाँ पे आपको याद रखना, यूट्रस से आपको 3-4 क्वेश्चन आ सकते हैं, वो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर होंगे। क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज द नॉर्मल साइज ऑफ यूट्रस। यूट्रस की साइज, जो नॉर्मल साइज है वो क्या है? यहाँ पर मेजरमेंट किया जाए यूट्रस का तो किस साइज में होगा? ऑप्शन है 7.5 इंटू 0.5 इंटू 1.25 सेंटीमीटर, 7.5 इंटू 5 इंटू 1.5 सेंटीमीटर, 7.5 इंटू 5 इंटू 1.25 सेंटीमीटर, या फिर 7.5 इंटू 4 इंटू 1.25 सेंटीमीटर। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो।
नॉर्मल साइज पूछी है यूट्रस की, तो क्या होगा यहाँ पर सही आंसर इसका, वो होगा सी, 7.5 इंटू 5 इंटू 1.25 सेंटीमीटर। किस तरीके से कि जो 7.5 सेंटीमीटर क्या हो गया है, लेंथ हो जाएगी यूट्रस की, जो सर्विक्स से लेके बॉडी ऑफ द यूट्रस की जो लेंथ रहेगी वो क्या हो जाएगी है, लेंथ, जो कि 8 सेंटीमीटर यदि एवरेज कहा जाए तो 8, बट यहाँ पर 7.5 सेंटीमीटर लेंथ रहेगी। बिट्स, बिट्स का मतलब है चौड़ाई, चौड़ाई कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। थिकनेस, थिकनेस कितना होगा 1.25 सेंटीमीटर, मेनली 3 सेंटीमीटर तक हो सकता है, बट यहाँ पर 1.25 सेंटीमीटर एवरेज है जो काउंटिंग रखी गई है। तो यहाँ पर जो एवरेज यूट्रस की जो साइज है वो कैसी होगी, 7.5 सेंटीमीटर लेंथ, विड्थ 5 सेंटीमीटर, थिकनेस कितनी होगी 1.25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्स्ट्रेशन। पार्स्ट्रेशन का मतलब क्या है, ऑप्शन में लेबर, डिलीवरी, बोथ ए एंड बी, या फिर डी एंटी पार्टम हेमरेज। तो पार्स्ट्रेशन का मतलब होता है लेबर एंड डिलीवरी, ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या हो, बर्थ जन्म देने के लिए जो प्रोसेस हो बेबी के लिए वो क्या कहलाती है, पार्स्ट्रेशन, जिसमें लेबर भी प्रेजेंट रहेगा और डिलीवरी भी। लेबर और डिलीवरी दोनों स्टेप प्रेजेंट होंगे पार्स्ट्रेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म वेट ऑफ यूट्रस। टर्म, टर्म का मतलब है प्रेगनेंसी में, फुल टर्म में यूट्रस का वेट कितना होगा। ऑप्शन है 700 ग्राम, 900 ग्राम, 60 ग्राम, या फिर 600 ग्राम। यहाँ पर दो ऑप्शन आपको है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टर्म वेट पूछा है यूट्रस का, ना कि नॉर्मल वेट पूछा है। टर्म का मतलब है कि फुल टर्म आफ्टर 37 वीक ऑफ जेस्टेशन में यूट्रस का वेट कितना होगा। यहाँ पर मैंने आपको हिंदी में भी बता दिया है कि टर्म प्रेगनेंसी में यूट्रस का वेट क्या होगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है, ऑप्शन में 700 ग्राम, 900 ग्राम, 60 ग्राम, या फिर 600 ग्राम। तो टर्म वेट होगा यूट्रस का कितना, 900 ग्राम। एवरेज होता है 900 से 1000 ग्राम तक, बट यहाँ पर जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम जाए तो 900 ग्राम। यदि आपको ओनली यूट्रस का वेट बस पूछते तब आपको कहना है 60 ग्राम, दैट मीन्स नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में कहा है। जब कोई लेडी प्रेग्नेंट नहीं है, कोई वुमेन प्रेग्नेंट नहीं है, तो उस टाइम पर यूट्रस का नॉर्मल वेट होगा कितना होगा 60 ग्राम। एवरेज 50 to 80 ग्राम होता है, बट एक पर्टिकुलर काउंटिंग दी जाती है तो 60 ग्राम कहा जाएगा। और जो टर्म में पूछते हैं, मतलब कि प्रेगनेंसी के में पूछा है, जो फुल टर्म प्रेगनेंसी है उसमें यूट्रस का वेट कितना होता है 900 से 1000 ग्राम तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कनेक्शन बिटवीन अम्बिलिकल वेन एंड इंफीरियर वेना केवा इन द फीटल लाइफ इज नोन एज। तो कनेक्शन जो कि एक अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना केवा के बीच में कब, फीटल लाइफ में, जब बच्चा कहाँ पर यूट्रस में ही हो, फीटल लाइफ में हो, तो उस टाइम पर जो कनेक्शन रहेगा अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना केवा के बीच में वो क्या कहलाएगा। ऑप्शन में पल्मोनरी आर्टरी, अम्बिलिकल आर्टरी, डक्टस वीनोसस, या फिर डक्टस आर्टरियोसिस। तो यहाँ पर जो दो पार्ट हैं डक्टस वीनोसस और डक्टस आर्टरियोसिस, दोनों फीटल लाइफ में ही प्रेजेंट रहेंगे। तो फीटल लाइफ में अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना केवा के बीच जो कनेक्शन होता है वो क्या कहलाता है, डक्टस वीनोसिस, जो कि एक जहाँ पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है जो फीटल लाइफ के लिए प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो यहाँ पर जो डक्टस आर्टरियोसिस है, अम्बिलिकल वेन, फोरामेन ओवल, डक्टस वीनोसिस, ये आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तो अभी हमने पढ़ा डक्टस वीनोसिस, जो कि किसके बीच का कनेक्शन है, इंफीरियर वेना केवा एंड अम्बिलिकल वेन के बीच का, जहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन है जो फीटल लाइफ में और बेबी को प्रोवाइड करवाई जाएगी। और जो प्लेसेंटा क्या है, जो कि फीटल लाइफ में बेबी के लिए गैस का एक्सचेंज, न्यूट्रिशन, ऑल ओवर थिंग्स प्रोवाइड करवाता है। अम्बिलिकल आर्टरीज, दो अम्बिलिकल आर्टरीज रहती हैं, वन अम्बिलिकल वेन प्रेजेंट होती है। अम्बिलिकल आर्टरी का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना फीटस से प्लेसेंटा में, और प्लेसेंटा से फीटस में ऑक्सीजन का जो सप्लाई कौन करवाता है, अम्बिलिकल वेन, जो कि वन वेन प्रेजेंट होती है। और यहाँ पर फोरामेन ओवल, ये एग्जाम में आपको आ सकता है। तो फोरामेन ओवल क्या है, कनेक्ट्स द लेफ्ट एंड राइट एट्रियम। फीटल लाइफ में जो फीटस के अंदर एक हार्ट में एक जो फॉर्मेशन होगा फोरामेन ओवल क्या करता है, राइट और लेफ्ट एट्रियम के बीच में क्या है, कनेक्शन बना के रखेगा। इन केस आफ्टर डिलीवरी बेबी में क्या होता है, यदि क्लोज नहीं हो पाता फोरामेन ओवल,
तो एक तरीके के कंजेनाइटल डिफेक्ट भी प्रेजेंट हो सकता है। तो यहाँ पर आपको बेसिकली याद रखना है डक्टस विनोसिस, डक्टस आर्टरियोसिस, कितनी वेन्स प्रेजेंट होती हैं, अम्बलाइकल आर्टरीज, अम्बलाइकल वेन एंड फोरामेन ओवल, और जो अदर कनेक्शन होते हैं फीटल लाइफ में वो। तो आपको ये सभी फीटल सर्कुलेशन के पार्ट हैं, तो आप इनके लिए भी सेपरेट वीडियो ऑलरेडी है चैनल पर, आप चाहें तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। जो फ्लो चार्ट में भी आपको बताया गया है पूरा फीटल सर्कुलेशन, जिससे आपको याद करने में इजी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमनियोटिक फ्लूइड इज विच काइंड ऑफ नेचर। तो एमनियोटिक फ्लूइड है जो किस तरीके का नेचर होता है। ऑप्शन है एल्कलाइन, एसिडिक, बेसिक या फिर डी नन ऑफ दी अबव। तो एमनियोटिक फ्लूइड का नेचर होता है एल्कलाइन नेचर का। कैसा, और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है 1.010 स्पेसिफिक ग्रेविटी, जरूर याद रखें। यहाँ पर अब कुछ छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी दी हुई है जो कि आपको याद रखनी है। एग्जाम में आप ये ना सोचें कि ये क्वेश्चन नहीं आ सकता है, तो यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी है, आप इसको एक बार देख लें। कई बार आपको बता चुकी हूँ, बट मेरे पास कमेंट्स आए थे कि आप इसको शॉर्ट में बता दें, इवन व्हाट्सएप में पर्सनल मैसेज थे, इसलिए मुझे बताना पड़ा। तो यदि आप प्रेगनेंसी में हिस्ट्री ले रहे हो, या तो फिर आप जो ग्रेविडा की कंडीशन ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री काउंट कर रहे हैं, तो आप कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर हम शॉर्ट में देख लेते हैं ग्रेविडा। ग्रेविडा का मतलब होता है अ वुमेन हु इज और हैज बीन प्रेग्नेंट, ऐसी वुमेन जो प्रेग्नेंट है या फिर होने वाली है, तो क्या होगी ग्रेविडा। स्पेशली जो प्रेग्नेंट है उसी के लिए टर्म यूज किया जाता है पैरा। नेक्स्ट है यहाँ पर पैरा, द नंबर ऑफ प्रेगनेंसी दैट रीच्ड वायबिलिटी ऑफ 20 वीक्स। तो पैरा का मतलब है कितनी प्रेगनेंसी नंबर जो कि 20 वीक तक है, जो वायबिलिटी तक पहुंच चुकी है, वो क्या है पैरा। प्रीमी का मतलब होता है फर्स्ट, यदि प्रीमी ग्रेविडा कहा जाता है। ग्रेविडा का मतलब तो हो गया प्रेग्नेंट, तो प्रीमी का मतलब फर्स्ट। अ वुमन इज प्रेग्नेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट मीन्स प्रीमी ग्रेविडा। यदि प्रीमी पैरा पूछते हैं, पैरा का मतलब है कि अभी हमने पढ़ा भी है कि जो प्रेगनेंसी वायबिलिटी पीरियड तक पहुंच चुकी हैं वो पैरा में आएंगी। यदि आपको प्रीमी ग्रेविडा पूछते हैं कि फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई हैं, चाहे फिर बाद में उसका अबॉर्शन ही क्यों ना हो गया हो, तो प्रीमी ग्रेविडा में ही आएंगी। और जो प्रीमी पैरा का मतलब है वुमेन हु हैज डिलीवर्ड वन वायबल फीटस, जिसने एक जीवित फीटस को क्या किया हो, डिलीवर किया हो, वो क्या है प्रीमी पैरा। मल्टी ग्रेविडा का मतलब वही है कि ऐसी लेडी जो एक या एक से ज़्यादा बार प्रेग्नेंट हुई हो। मल्टी पैरा का मतलब वुमेन हु हैज़ डिलीवर्ड मोर देन वन वायबल फीटस। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, प्रीमी का मतलब वन। यहाँ पर तीन चीज़ें याद रखें, ग्रेविडा का मतलब प्रेगनेंसी स्टेज, पैरा का मतलब कि वायबिलिटी स्टेज तक वो फीटस है जो प्रेगनेंसी है जो पहुँच चुकी हो। यदि प्रीमी पैरा आता है मतलब कि एक वायबल फीटस को डिलीवर किया हो। मल्टी पैरा आता है तो मोर देन वन आएगा। नली ग्रेविडा का मतलब है वुमेन हु हैज़ नेवर बीन प्रेग्नेंट, ऐसी वुमेन या फिर ऐसी महिला जो कभी प्रेग्नेंट ना हुई हो। नली पैरा का मतलब है कि ऐसी वुमेन जो कभी प्रेगनेंसी अचीव नहीं कर सकती, जिसने कभी तक वायबिलिटी पीरियड तक प्रेगनेंसी को अचीव नहीं किया हो सकता है उसका 18 वीक में अबॉर्शन हो गया तो नली पैरा में ही आएगी, क्योंकि जो वायबिलिटी स्टेज है 20 वीक्स, उसके आगे उसकी प्रेगनेंसी नहीं जा पाई, तो वो किस में आएगी, नली पैरा में। एक क्वेश्चन और है यहाँ पर एब्रप्टो प्लेसेंटा। इन सभी जो यहाँ पर लास्ट में हमने टर्मिनोलॉजी और एक क्वेश्चन एब्रप्टो प्लेसेंटा पढ़ रहे हैं, इनको हम डिटेल में जरूर पढ़ेंगे। तो एब्रप्टो प्लेसेंटा का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा फ्रॉम इट्स साइट ऑफ इम्प्लांटेशन आफ्टर 20 वीक ऑफ जेस्टेशन और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिलीवरी। तो एब्रप्टो प्लेसेंटा का मतलब है कि जो इम्प्लांटेशन साइट है प्लेसेंटा की, वहाँ से प्लेसेंटा का सेपरेट हो जाना, और ये मेनली 20 वीक ऑफ जेस्टेशन में होता है। और एब्रप्टो प्लेसेंटा ही मोस्ट कॉमन कॉज है किसका, एंटीपार्टम हेमरेज के लिए। सो आई होप गाइज आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय। किया जाएगा इंडेक्स यूज किया जाएगा फीटल लंग मैच्योरिटी के लिए, वो क्या होगा, वो होगा एलएस रेशियो। क्या होगा, एलएस रेशियो, लेसिथिन स्पिंगोमाइलिन रेशियो। क्या है, लेसिथिन स्पिंगोमाइलिन रेशियो, जो कि यहाँ पर एक वैल्यू दी जाती है फीटल लंग मैच्योर है या नहीं, कितने से कम होगा या फिर ज़्यादा होगा, या फिर इस रेशियो को हम कैसे निकाल सकते हैं। तो फीटल लंग मैच्योरिटी के लिए क्या किया जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड का स्पेसिमेन है जो कलेक्ट किया जाएगा, उसमें लेसिथिन स्पिंगोमाइलिन रेशियो चेक किया जाएगा। अब यदि जो एक रेफरेंस वैल्यू होती है, यदि मोर देन
2.0 है, दैट मीन्स फीटल लंग क्या है, प्रॉपर मैच्योर है। लेकिन यदि यही जब असेसमेंट किया जाएगा तो जो LS रेशियो, लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन रेशियो कितना होता है, लेस देन 2.0 होगा, दैट मीन्स रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है जो बेबी को एट द टाइम ऑफ डिलीवरी डेवलप। लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन वैल्यू है और रेशियो है LS रेशियो जिसको हम कहेंगे। तो ये रेशियो फाइंड आउट करके क्या किया जाएगा, फीटल लंग मैच्योरिटी को है जो प्रेजेंट किया जाएगा। तो यदि यही LS रेशियो लेस देन 2.0 होता है, दैट मीन्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, बेबी डिलीवर होने के टाइम पर बेबी को RDS रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और यदि यही रेशियो LS रेशियो लेस देन 1.5% होगा तो बेबी बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क होगा और उसको RDS डेवलप होने के फुली चांसेस होंगे। लेकिन यदि जो मदर डायबिटिक हैं, क्या है, बेबीज ऑफ डायबिटिक मदर कैन डेवलप RDS विथ LS रेशियो मोर देन 2.0। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें याद रखनी है। यदि क्वेश्चन आपको आता है कि मदर डायबिटिक है और RDS बेबी होते हैं तब LS रेशियो कितना होगा, मोर देन 2.0। और जो एक्चुअल जो रेफरेंस इंटरवल होता है LS रेशियो का कितना होता है, नॉर्मली मोर देन 2.0, जिसमें फीटल लंग मैच्योरिटी है जो इंडिकेट की जाएगी। लेकिन जो डायबिटिक मदर होंगी उनमें LS रेशियो क्या होगा, ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू अदर के। तो यहाँ पर आपको जो नॉर्मल वैल्यू है और फीटल लंग मैच्योरिटी के लिए जो LS रेशियो लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन है, तो क्या स्पेसिमेन कलेक्ट किया जाएगा, ब्लड लिया जाएगा, एमनियोटिक फ्लूइड लिया जाएगा, यूरिन ली जाएगी सैंपल के लिए, क्या होगा वो एमनियोटिक फ्लूइड। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, बेंडेल्स रिंग इज ऑल्सो टर्म्ड एज। तो बेंडेल्स रिंग का दूसरा नाम क्या है, ऑप्शन में है पैथोलॉजिक रिट्रैक्शन रिंग, फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग, कॉन्स्ट्रिक्शन रिंग या फिर कॉन्ट्रैक्शन रिंग। बेंडेल्स रिंग है, इनका दूसरा नाम क्या है, इनको कहेंगे हम पैथोलॉजिकल यूट्राइन रिंग। क्या है, पैथोलॉजिकल यूट्राइन रिंग इस तरीके से रिप्रेजेंट रहेंगी जब लेबर के टाइम पर क्या होंगी, जो अपर कॉन्ट्रैक्टाइल सेगमेंट होगा और जो लोअर सेगमेंट होगा पार्चुरेशन के टाइम पर। पार्चुरेशन का मतलब चाइल्ड बर्थ, जब बेबी डिलीवर हो रहा हो उस टाइम पर क्या करेंगी, पैथोलॉजिकल रिंग है जो कि क्या करेंगी, कॉन्स्ट्रिक्शन लाएंगी, किसमें, अपर कॉन्ट्रैक्टाइल यूट्राइन सेगमेंट में और लोअर यूट्राइन सेगमेंट में जो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो वो ये काम कौन करेंगी, बेंडेल्स रिंग और पैथोलॉजिकल यूट्राइन रिंग। और एक कब अपना सबसे ज़्यादा काम करेंगी, पार्चुरेशन के टाइम पर, ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ और पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब यदि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है तो इसका मतलब क्या है, चाइल्ड बर्थ है। तो प्रोसेस है चाइल्ड बर्थ की, उसको हम क्या कहेंगे, पार्चुरेशन। नेक्स्ट वन इज लोचिया अल्वा कंसिस्ट ऑफ। तो लोचिया अल्वा में क्या क्या रहेगा, वुंड, एक्सुडेट एंड म्यूकस फ्रॉम द सर्विक्स, प्लेंटी ऑफ डेसिडियल सेल्स, ल्यूकोसाइट्स, म्यूकस, एपिथेलियल सेल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फीटल मेम्ब्रेन, वर्निक सेजोसा, लेन्यूगो एंड मेकोनियम या फिर ओनली ल्यूकोसाइट्स। तो यहाँ पर लोचिया अल्वा क्या है, जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है आफ्टर डिलीवरी के बाद उसको हम क्या कहेंगे, लोचिया। अब ये तीन टाइप का होता है, लोचिया, अल्वा, सेरोसा एंड रूब्रा। तो सबसे लास्ट में आता है अल्वा, क्या आता है, लोचिया अल्वा। और इसमें क्या क्या होगा, प्लेंटी ऑफ डेसिडियल सेल्स, ल्यूकोसाइट्स, म्यूकस, एपिथेलियल सेल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर आप किसको मार्क करेंगे, सेकेंड वन को। अब 3 टाइप्स का लोचिया होता है जनरली, वेजाइनल डिस्चार्ज आफ्टर डिलीवरी, इट्स नोन एज द लोचिया। 3 टाइप का होगा, रूब्रा, सेरोसा, अल्वा। तो पहले रूब्रा होगा जो कि डार्क रेड कलर का होगा, फिर होगा सेरोसा जो कि पिंकिश ब्राउन कलर का होगा। 4 to 10 स्टार्टिंग के जो आफ्टर डिलीवरी से लेके इनिशियल डे होते हैं 3 से 4 दिन तक लोचिया रूब्रा रहेगा जो कि डार्क रेड ब्लीडिंग होगी। सेरोसा में पिंकिश ब्राउन कलर का होगा क्योंकि इसमें वाइट ब्लड सेल्स होंगी, वुंड डिस्चार्ज होगा, प्लेसेंटल अदर टिश्यू होंगे, म्यूकस होगा। लोचिया अल्वा येलो कलर का होगा जिसमें क्या होंगी, डेसिडियल सेल्स होंगी, म्यूकस होगा, वाइट ब्लड सेल्स होंगी और एपिथेलियल सेल्स रहेंगी। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आया है, इसीलिए प्लेंटी ऑफ डेसिडियल सेल्स, ल्यूकोसाइट्स, म्यूकस, एपिथेलियल सेल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सभी किसमें होंगे, लोचिया। हम ऑलरेडी एक नहीं एटलीस्ट 100 टाइम से ज़्यादा बार पढ़ चुके हैं। लोचिया क्या है यदि पूछते हैं तो वेजाइनल डिस्चार्ज आफ्टर द डिलीवरी। यदि आपको एग्जाम में आता है कि विदाउट डिलीवरी के जो व्हाइट कलर का डिस्चार्ज होता है वो कहलाता है ल्यूकोरिया। आपको ये छोटे छोटे टर्म्स याद रखना है। तो लोचिया 3 टाइप का होता है, रूब्रा, सेरोसा, अल्वा। आप इसको RSS के नाम से भी याद रख सकते हैं यदि आपको
रूब्रस रोसा, अल्वा में कंफ्यूजन है, RSA, रूब्रस रोसा एंड अल्वा। नेक्स्ट है यहाँ पर द मैकेनिज्म बाय विच लैक्टेशन कॉज एमनोरिया एंड एनवोल्यूशन इज। तो कौन सी मैकेनिज्म है या फिर कौन सा हार्मोनल लेवल है जिसके कारण लैक्टेशन के कारण जब बच्चे ब्रेस्ट फीड करते हैं, बेबी ब्रेस्ट फीड करते हैं, तो एमनोरिया पीरियड्स स्टॉप रहेंगे और एनवोल्यूशन दैट मीन्स ओव्यूलेशन की प्रोसेस नहीं होगी। ऑप्शन में इंक्रीज प्रोलैक्टिन लेवल, LH सर्ज, इंक्रीज GnRH सीक्रेशन या फिर हाइपर एस्ट्रोजेनिक स्टेट। तो सबको पता है कि जो प्रोलैक्टिन है और ऑक्सीटोसिन है, दो हार्मोन हेल्प करते हैं मिल्क इजेक्शन और प्रोडक्शन में। मिल्क प्रोडक्शन में कौन हेल्प करता है? प्रोलैक्टिन, इजेक्शन में ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ पर कहा है कि कौन सी मैकेनिज्म होगी जिसके कारण लैक्टेशन जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं उनमें एमनोरिया दैट मीन्स पीरियड्स टाइम पर नहीं आएंगे, रेगुलर होंगे या फिर स्टॉप रहेंगे, और एनवोल्यूशन, तो जो एनवोल्यूशन की प्रोसेस है वो भी नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या है, वो है प्रोलैक्टिन लेवल का बढ़ना। क्या है? इंक्रीज द प्रोलैक्टिन लेवल। यहाँ पर अब एक इमेज दी हुई है जिससे आप इसको इजीली समझ सकते हैं। तो प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ेगा जब बच्चे ब्रेस्ट फीड करते हैं, तो प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ने के कारण क्या होगा? एमनोरिया रहेगा और एनवोल्यूशन मतलब ओव्यूलेशन की प्रोसेस नहीं होगी, एग का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो एलिवेटेड प्रोलैक्टिन लेवल एंड रिडक्शन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस ड्यूरिंग लैक्टेशन। क्या होगा? प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ रहा है और गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का लेवल क्या हो रहा है? कम हो रहा है हाइपोथैलेमस में, जिसके कारण क्या होगा? लैक्टेशन क्या करेगा? ओव्यूलेशन को सप्रेस करेगा। और इसी टाइम पर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जो रिलीज है वो भी कम होगा, जिससे फॉलिकुलर मैच्योरेशन को इनहिबिट और स्टॉप किया जाएगा। तो जनरली जो ओव्यूलेशन है और जो एमनोरिया है लैक्टेटिंग मदर में जनरली 6 मंथ तक होता है। एक रेंज रखी जाती है नर्सिंग मदर में 6 मंथ तक, लेकिन ये डिफर करता है अलग अलग फीमेल पर। तो यहाँ पर आपका हार्मोनल लेवल पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिपेंड करेंगी। तो लैक्टेशनल मेथड में मेन रीजन है इसका एमनोरिया और एनवोल्यूशन का, वो क्या है? प्रोलैक्टिन लेवल का बढ़ना। नेक्स्ट वन इज द प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म अगेंस्ट थ्रोम्बस ड्यूरिंग अर्ली वीक्स ऑफ पोस्टपार्टम इज। तो कौन सी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जिसके कारण हम आफ्टर डिलीवरी पोस्टपार्टम पीरियड में अर्ली वीक में थ्रोम्बस फॉर्मेशन को रोक सकते हैं? परसिस्टेंट ऑफ हाइपर कोआगुलेबल स्टेट इन द फर्स्ट 48 आवर, the increase in fibrinolytic activity after delivery, the increase in platelet adhesiveness between 4 and 10 postpartum day, and increase in platelet count in the first 48 hour postpartum। क्वेश्चन है कि प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म क्या है जो PPH मदर होंगी, पोस्टपार्टम मदर होंगी अर्ली वीक में, उनमें थ्रोम्बस क्लॉट फॉर्मेशन को हम रोक सकते हैं। वो गए यहाँ पर इंक्रीज द फाइब्रिनोलाइटिक एक्टिविटी आफ्टर द डिलीवरी। इसका मतलब है कि आफ्टर द डिलीवरी आपको थोड़ा बहुत वॉक करना है, जिसके कारण हम फाइब्रिन डिपॉजिट को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं, अनवांटेड फाइब्रिन डिपॉजिट को, और जो क्लॉट का फॉर्मेशन है उसको भी रोक सकते हैं थ्रोम्बस फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? द इंक्रीज इन फाइब्रिनोलाइटिक एक्टिविटी आफ्टर द डिलीवरी। नेक्स्ट वन इज इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी द लोअर यूट्राइन सेगमेंट। तो डिलीवरी के तुरंत बाद जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट है वो कैसा होगा? बिकम्स फर्म एंड इलास्टिक, प्रोग्रेसिवली अनफोल्ड फ्रॉम अबव डाउनवर्ड, हाइपरट्रॉफीज एंड एलोंगेट्स, बिकम्स अ थिन फ्लैवी एंड कोलैप्स स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आफ्टर डिलीवरी लोअर यूट्राइन सेगमेंट कैसा होगा? तो आफ्टर डिलीवरी के बाद लोअर यूट्राइन सेगमेंट होगा कैसा? थिन होगा, फ्लैबी होगा और कैसा होगा? कोलैप्स स्ट्रक्चर में होगा। तो यहाँ पर यूट्रस क्या करता है? जब बेबी डिलीवर हो जाता है उसके बाद यूट्रस क्या करना स्टार्ट करता है? सब एनवोल्यूशन की प्रोसेस होती है, जिसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मेनली क्या होते हैं? रिवर्ट बैक होते हैं अपनी नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में। तो इस टाइम पर बेबी डिलीवर होने के बाद यूट्रस का शेप कैसा होगा? थिन, फ्लैबी एंड कोलैप्स स्ट्रक्चर, क्योंकि जो यूट्रस है क्या होगी? बहुत फास्ट तरीके से कॉन्ट्रैक्शन आएंगे और श्रिंक होगी, सिकुड़ना स्टार्ट करेगी आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। तो यहाँ पर जो बेली है इमीडिएटली श्रिंक डाउन नहीं होगी, धीरे धीरे होगी। आपको लगता है कि बेबी बाहर आया, आपका पेट तुरंत है जो
क्या हो जाएगा, छोटा। जो पेट है आपका, जो एब्डोमेन है वो साइज कम होगी, लेकिन ओनली बेबी और प्लेसेंटा का वेट और जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसके कारण, लेकिन वैली है आपका वो तुरंत श्रिंक डाउन नहीं होगा, इसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर इसीलिए टाइम पीरियड होता है वापस रिवर्ट होने, वो क्या कहलाता है, पोस्टपार्टम पीरियड। नेक्स्ट वन इज a health assessment revealed that a woman after an abortion has infection spread to her parametrium, fallopian tubes and ovary. Which of the following documentation of this finding made by a nurse will be considered correct? तो अब यहाँ पर आपसे ग्रेड पूछा है। यदि किसी वुमेन ने घर पर ही अपना अबॉर्शन कर लिया, हॉस्पिटल में किया, लेकिन आफ्टर द अबॉर्शन उसको इन्फेक्शन स्प्रेड आउट हुआ पैरामेट्रियम में, फैलोपियन ट्यूब में और ओवरीज में, तो इनमें से सही पॉइंट कौन सा होगा, क्या डॉक्यूमेंटेशन आप बनाएंगे? ऑप्शन में ग्रेड फर्स्ट सेप्टिक अबॉर्शन, ग्रेड सेकंड सेप्टिक अबॉर्शन, ग्रेड थर्ड सेप्टिक अबॉर्शन या फिर ग्रेड सिक्स्थ सेप्टिक अबॉर्शन। तो जब इन्फेक्शन स्प्रेड आउट हो रहा है पैरामेट्रियम, फैलोपियन ट्यूब और ओवरी में, तो कौन सा ग्रेड होगा, ग्रेड सेकंड सेप्टिक अबॉर्शन। यदि यही अबॉर्शन जब अबॉर्शन है, जो इन्फेक्टिव अबॉर्शन है, सेप्टिक अबॉर्शन है, तो ग्रेड फर्स्ट कंसीडर किया जाता जब ओनली यूट्रस को ही ये अफेक्ट करता। सेकेंड ग्रेड में क्या होगा, ये जो यूट्रस है, पैरामेट्रियम लेयर है, ट्यूब है, ओवरी है, पेल्विक पेरिटोनियम, इसको अफेक्ट करता है, इन्फेक्शन स्प्रेड आउट होगा तो सेकंड में आएगा। थर्ड ग्रेड में जनरली पेरिटोनाइटिस, एंडोटॉक्सिक शॉक, जॉइंटिस, एक्यूट रीनल फेलियर, अदर ऑर्गन को भी ये क्या कर लेगा, स्प्रेड आउट होगा जो इन्फेक्शन, वो क्या कहलाएगा, ग्रेड थर्ड। यदि फर्स्ट पूछें तो डायरेक्ट ओनली यूट्रस, लोकलाइज्ड ओनली टू यूट्रस। सेकंड में जो अदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनको अफेक्ट करेगा। थर्ड में अदर देन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को अफेक्ट करता है, तो क्या है, ग्रेड थर्ड। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड फॉर डिफाइनिंग द रिलेशनशिप ऑफ अ रेफरेंस पॉइंट ऑन द प्रेजेंटिंग पार्ट टू द वेरियस क्वाड्रेंट ऑफ द पेल्विस। तो यहाँ पर कौन सा टर्म यूज किया जाएगा, कौन सा टर्म यूज किया जाएगा जो कि रेफरेंस पॉइंट होगा प्रेजेंटिंग पार्ट से लेके पेल्विस के क्वाड्रेंट तक के लिए? प्रेजेंटेशन, पोजीशन, एटीट्यूड या फिर लाई? क्या पार्ट होगा जो पेल्विस क्वाड्रेंट से लेके बेबी का जो प्रेजेंटिंग पार्ट होगा उसके बीच के रिलेशन को हम क्या कहेंगे, वो कहलाएगा प्रेजेंटेशन। ये देखिए यहाँ पर क्या कहलाएगा, प्रेजेंटेशन। जो नॉर्मल प्रेजेंटेशन होता है वो कैसा होता है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन, वर्टिक्स प्रेजेंटेशन। अब यदि कॉमन लाई पूछते हैं तो लाई क्या है, लॉन्ग एक्सेस ऑफ द फीटस टू द लॉन्ग एक्सेस ऑफ द मदर पेल्विस, तो क्या है लाई। जनरली तीन टाइप की होती है, लॉन्गिट्यूडनल जो कि नॉर्मल है, फिर होती है ट्रांसवर्स जिसमें मल्टी पैराइटी, प्लेसेंटल प्रीवियर, हाइड्रोमनियस और यूट्राइन एनोमलीज में दे होगा। ऑब्लिक में बेबी कैसा होगा, सीधा जो ऑब्लिक लाई होगी उसमें बेबी या तो लॉन्गिट्यूडनल हो सकता है, फिर ट्रांसवर्स हो सकता है। तो यहाँ पर हम चेक कैसे कर सकते हैं, तो अल्ट्रासोनोग्राफी और एक्सरे की टेक्निक से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं फीटल लाई। यदि कॉमन प्रेजेंटेशन पोजीशन पूछे तो वर्टेक्स एंड सेफेलिक, और यदि आपसे कॉमन लाई पूछे तो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल लाई। नेक्स्ट वन इज कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी बियॉन्ड 2 वीक्स, टोटल 42 वीक्स ऑफ ईडीडी इज नोन एज। यदि आपको एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी दी हुई है, नेगल्स रूल के अकॉर्डिंग ईडीडी जनरली दी जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग 2 वीक ज़्यादा हो गए हैं आपकी प्रेगनेंसी को, तो क्या टर्म यूज़ किया जाएगा, प्रीटर्म, पोस्टर्म, प्रेसिपिटेट या फिर स्मॉल फॉर डेट? तो यहाँ पर जो प्रेगनेंसी 2 वीक और ज़्यादा हो गए हों, 42 वीक्स से भी ज़्यादा की हो गई हो, तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। क्या कहलाएगी, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। फुल टर्म प्रेगनेंसी जनरली 9 मंथ और 38 वीक की, जनरली इसको 37 वीक है जो कंसीडर किया जाता है। और जो ईडीडी है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, इसको नेगल्स फार्मूला से इजीली कैलकुलेट किया जाता है। यदि ड्यूरेशन पूछते हैं नॉर्मल प्रेगनेंसी का तो 280 दिन, और यदि वीक्स में पूछें तो 40 वीक्स, और यदि ये एक्सटेंड होता है तो क्या है, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। बिफोर 37 वीक के होता है तो प्री टर्म प्रेगनेंसी। और यहाँ पर आपके लिए फिर आता है बेबी का वेट, तो वेट पर डिपेंड करेगा, LBW है कि वेरी लो बर्थ वेट बेबीज हैं। तो यहाँ पर नॉर्मल प्रेगनेंसी 280 दिन की होगी, यदि इससे ज़्यादा जाती है तब भी हम इसको पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी कंसीडर करेंगे।
नेक्स्ट यहाँ पर जो टॉपिक है पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी के साइन, यदि एग्जाम में आता है कि 42 वीक से ज़्यादा की प्रेग्नेंट मदर है, बेबी डिलीवर होगा तो क्या साइन होंगे। वर्निक सेजोसा नहीं होगा, पूरा एमनियोटिक फ्लूइड में ही झट जाएगा। प्लेसेंटल कैल्सिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगा। स्केंटी सेफ्रॉन कलर्ड मेकोनियम होगा और ओलिगोहाइड्रोमनियोस होगा, क्योंकि बेबी क्या हो गया पोस्टम। ओवरग्रोन नेल्स, नेल्स आपको बड़े हुए देखने को मिलेंगे। रिंकल्ड स्किन ऑफ न्यूबॉर्न, स्किन फोल्ड थिकनेस देखने को नहीं मिलेंगे ज़्यादा। तो यहाँ पर आपका जो आंसर था वो क्या आया था, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी 42 वीक से ज़्यादा की हो जाती है। प्रेसिपिटेट लेबर जब कंसीडर किया जाता है चाइल्ड बर्थ के टाइम पर, इसको हम रैपिड लेबर भी कहेंगे, जो कि फर्स्ट और सेकंड स्टेज लेस देन 2 आवर की हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा, यदि प्रेसिपिटेट पूछें तो इसमें 4 स्टेज होती हैं। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेज लेस देन 2 आवर की हो जाती है, तो हम इसको क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेट लेबर। इन विच स्टेज ऑफ लेबर एपिजियोटॉमी इज परफॉर्म्ड, तो एपिजियोटॉमी और पेरिनियोटॉमी किस स्टेज में की जाती है। तो जब बेबी का हेड क्या हो, क्राउनिंग हो जाए, उस टाइम पर क्या किया जाता है, एपिजियोटॉमी की जाती है। तो कौन सी स्टेज होगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो जो स्टेज होगी वो कौन सी होगी, वो होगी सेकंड स्टेज ऑफ लेबर, जिस टाइम पर एपिजियोटॉमी और पेरिनियोटॉमी की जाती है। जनरली एक कट लगाया जाता है आपका वेजाइना और एनस के बीच में। नेक्स्ट वन इज ऑल ऑफ द साइन एंड सिम्टम ऑफ पीपीएच एक्सेप्ट पोस्टपार्टम हेमरेज के सभी साइन है किसी एक को छोड़कर। डिक्रीज्ड बीपी, इंक्रीज्ड हार्ट रेट, अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग, सभी साइन है किसी एक को छोड़कर। तो जो पीपीएच की सिचुएशन है, इसमें आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा बल्कि क्या होगा, कम होगा। जब ब्लड लॉस मोर देन 500 ml से भी ज़्यादा हो जाएगा, तब उसको क्या कहेंगे, प्राइमरी पीपीएच, और वो भी विद इन 24 आवर में। लेकिन जब यदि प्लेसेंटल एक्सपल्सन के बाद से लेके 24 आवर से 6 वीक तक की डिलीवरी जो पोस्टपार्टम हेमरेज होगा, उसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी पीपीएच। नॉर्मल डिलीवरी वेजाइनल में क्या माना जाता है, 500 ml से ज़्यादा, और जो सिजेरियन सेक्शन होते हैं उनमें 1000 ml से ज़्यादा। यहाँ पर यदि कॉज आते हैं एग्जाम में, तो यूट्राइन अटोनी, लेसरेशन एंड इन्वर्जन ऑफ यूट्रस से क्या है, कॉज है। मोस्ट कॉमन कॉज होता है यूट्राइन अटोनी। अब 4 टी याद रखना है, टॉन, टिश्यू, ट्रॉमा, थ्रोम्बिन। टॉन का मतलब है यूट्राइन अटोनिसिटी, टिश्यू का मतलब रिटेंड प्लेसेंटा, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज है सेकेंडरी पीपीएच के लिए। प्राइमरी के लिए पूछे तो यूट्राइन अटोनिसिटी, और सेकेंडरी के लिए पूछे तो रिटेंड प्लेसेंटा। फिर आता है ट्रॉमा, तो ट्रॉमा कुछ भी, ट्रॉमा जेनाइटल ट्रैक्ट, इन्वर्टेड यूट्रस, कुछ भी ट्रॉमा हो सकता है। लास्ट है थ्रोम्बिन, तो डीआईवीसी और कोआगुलोपैथी, जो कि क्या है, मोस्ट कॉमन रीजन है किसके लिए, पीपीएच के लिए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा कि इंक्रीज्ड द ब्लड प्रेशर, क्योंकि जो पीपीएच की सिचुएशन है इसमें ब्लड प्रेशर कभी भी नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर पीपीएच का ट्रीटमेंट, तो ऑक्सीटोसिन दिया जाएगा, आईवी दिया जाएगा, मिथार्जिन, बायमैनुअल मसाज की जाएगी यूट्रस की। नेक्स्ट वन इज इफ अ वुमन हैज गॉट नॉट बिगन टू मेंस्ट्रुएट टिल 16 ईयर ऑफ एज, इट्स नोन एज। तो यदि कोई फीमेल 16 साल की एज तक उसके मेंस्ट्रुएशन एक भी बार कभी बार नहीं आए, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी एमनोरिया, सेकेंडरी एमनोरिया, डिसमेनोरिया, फिर पॉलीमेनोरेजिया। कोई वुमेन यदि 16 साल तक की एज हो गई है और उसके अभी तक पीरियड्स नहीं आए हैं, मेंस्ट्रुएशन नहीं हुआ है, हम उसको क्या कहेंगे, प्राइमरी एमनोरिया। क्या कहेंगे, प्राइमरी एमनोरिया। और जब यदि मेंसेस में क्या हो जाए, 6 मंथ के लिए एब्सेंट हो जाए, जो रेगुलर साइकिल किसी की मान लीजिए जनवरी से जून तक कंटिन्यू मेंस्ट्रुएशन साइकिल आई, लेकिन जून से क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई, 1 महीने आई, 2 महीने नहीं आई, फिर से आ जाती है, तो उसको क्या कहेंगे, सेकेंडरी एमनोरिया। यहाँ पर कुछ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर को लेके, ओलिगोमेनोरिया, दैट मीन्स जो इंटरवल है जनरली 5 डेज का होता है, यदि ये 30 डेज का होता है, 28 डेज का, अलग अलग फीमेल्स की अलग अलग मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है। तो ओलिगोमेनोरिया को तब कंसीडर किया जाएगा जब जो इंटरवल एवरी 28 डेज में मंथली साइकिल है वो कितना आए, 35 डेज से ज़्यादा में आए। पॉली में लेस देन 21 डेज में। मेट्रोरेजिया में बहुत ज़्यादा जो रेगुलर इंटरवल है उसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना।
तो यहाँ पर क्या है, टर्मिनोलॉजी है जो आपको एग्जाम में आ सकती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हेन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन अकरिंग आफ्टर 20 वीक ऑफ जेस्टेशनल एंड बिफोर 37 कंप्लीटेड वीक ऑफ जेस्टेशन इट्स नोन एज। यदि कॉन्ट्रैक्शन है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन 20 वीक की प्रेगनेंसी के बाद, जेस्टेशनल पीरियड के बाद, लेकिन 37 कंप्लीटेड वीक के पहले आते हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे, प्रीटर्म लेबर, प्रेसिपिटेट लेबर, पोस्टर्म प्रेगनेंसी या फिर नन ऑफ द अबव। क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाएगी कि प्रेगनेंसी कितनी है, 20 वीक का जेस्टेशनल पीरियड है लेकिन 37 वीक कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो टर्मिनोलॉजी यूज होगी वो क्या कहलाएगी, प्री टर्म लेबर। क्या कहलाएगी, 37 कंप्लीट वीक नहीं हुए हैं, 20 वीक के बाद है, 23 वीक के बाद है, बट बिफोर 37 कंप्लीटेड वीक, तो क्या कहलाएगा, प्री टर्म लेबर। प्री टर्म लेबर टर्म प्रेगनेंसी कब कहलाती है, जब 39 से 40 वीक का बेबी हो। अर्ली टर्म 37 टू 39 वीक्स। लेट प्री टर्म होंगे जो बेबीज 34 से लेस देन 37 वीक के पहले ही डिलीवर हो गए हों। वेरी प्री टर्म जो कि 28 से 32 वीक के पहले हो गए हों, जो 28 वीक के पहले ही डिलीवर हो गए, उनको क्या कहते हैं हम, एक्सट्रीमली प्री बर्थ बेबीज। नेक्स्ट वन इज विच काइंड ऑफ मेडिकेशन इज यूज टू पोस्टपोन प्री टर्म लेबर। कौन सी मेडिसिन देके हम जो प्री टर्म लेबर, जो डिलीवरी 37 वीक के पहले ही यदि लेबर पेन होने लगता है या लेबर पेन आते हैं, तो हम प्री टर्म लेबर को क्या कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं, थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। तो कौन सी मेडिसिन होगी, ऑप्शन में टोकोलाइटिक, ऑक्सीटोसिन, बोथ एंड वी या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो पोस्टपोन प्री टर्म लेबर को हम करेंगे वो कौन से मेडिसिन होंगे, टोकोलाइटिक एजेंट। ये क्या करते हैं, जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन है उसको क्या करते हैं, इनहिबिट करने का काम करते हैं। तो टोकोलाइटिक्स एजेंट को क्या किया जाता है, प्रेगनेंसी जो प्री टर्म प्रेगनेंसी उनको पोस्ट टर्म बनाने के लिए यूज़ किया जाएगा, फिर थोड़ा सा डिले करने के लिए यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज बबलर असेसमेंट इज यूज्ड इन विच प्रायोरिटी ऑफ प्रेगनेंसी। तो बबलर असेसमेंट पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी में क्यों यूज़ किया जाता है, एंटीनेटल, इंट्रानेटल, पोस्टनेटल या फिर नन ऑफ द अबव। तो बबलर असेसमेंट किया जाता है कब, प्रेगनेंसी के पीरियड में। तो इसका मतलब क्या है, तो वो पोस्टनेटल असेसमेंट। ब्रेस्ट, यूट्रस, बॉलर्स, ब्लैडर, लोचिया, एपिजियोटोमी, ये सभी चीज़ें किस में चेक की जाती हैं, बबलर असेसमेंट में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, पोस्टनेटल प्रेगनेंसी में, आफ्टर द डिलीवरी पोस्टमार्टम पीरियड में ब्रेस्ट चेक किए जाएंगे, यूट्रस, बॉवल्स, ब्लैडर, लोचिया और एपिजियोटोमी उसी सेक्शन हुआ है तो वो चेक है जो किया जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, बबलर असेसमेंट, जो कि किसके लिए हेल्पफुल है, पोस्टर्म प्रेगनेंसी के लिए, सॉरी पोस्टनेटल पीरियड के लिए। नेक्स्ट वन इज डिले कॉर्ड क्लैंपिंग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन। तो डिले कॉर्ड क्लैंपिंग किस केस में कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगी, ऑप्शन में बेबी बॉर्न टू एनेमिक मदर, RH इनकम्पैटिबिलिटी, बेबी बर्थ वेट मोर देन 2.8 kg। तो जो यहाँ पर क्लैंपिंग है, डिले कॉर्ड क्लैंपिंग है, इसके क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन होंगे, तो होगा RH इनकम्पैटिबिलिटी। यदि हमने एज सुन एज पॉसिबल RH इनकम्पैटिबिलिटी या फिर कॉर्ड को कट नहीं किया, डिले किया, क्या होने के चांसेस होंगे, RH इनकम्पैटिबिलिटी, क्योंकि जो मदर की एंटीबॉडी है वो फीटस में ट्रांसफ़र हो जाएंगी। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है, मदर की जो एंटीबॉडी है बेबी में लेबर ना हो पाए, तो उसके लिए यहाँ पर क्या माना जाता है, डिले कॉर्ड कटिंग को क्लैंप को है जो कॉन्ट्राइंडिकेट माना जाता है। कॉन्ट्राइंडिकेट का मतलब है कि डिले माना जाता है। ऐसे केस में हमें अर्ली कॉर्ड क्लैंपिंग करना है, जिससे मदर की एंटीबॉडी बेबी में ट्रांसफ़र ना हो पाए। नेक्स्ट वन इज इट इज़ डिफाइंड एज द टाइम फ्रॉम द डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा थ्रू द फर्स्ट फ्यू वीक्स आफ्टर द डिलीवरी। कौन सा टाइम पीरियड है जिसमें प्लेसेंटा की डिलीवरी के बाद के लेके कुछ हफ्ते तक कहलाएंगे, परपीरियम, एंटीनेटल पीरियड, लोचिया फिर पायरेक्सिया। क्या टर्म यहाँ पर यूज़ किया जाएगा, तो वो गए यहाँ पर परपीरियम। 6 वीक आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी, 6 हफ्ते होते हैं बेबी डिलीवर होने के बाद के, उसको हम क्या कहते हैं, परपीरियम पीरियड। अब परपीरियम पायरेक्सिया का मतलब है कि फीवर आ जाएगा, कॉज कुछ भी हो सकता है, यूटीआई हो सकता है, पल्मोनरी इन्फेक्शन हो सकता है, सेप्टिक, पेल्विक, थ्रोम्बस, फ्लेवाइटिस, कुछ भी रीजन है जो इन्फेक्शन के लिए हो सकता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, परपीरियल पायरेक्सिया। नेक्स्ट वन इज लेट डाउन रिफ्लेक्स इज ऑल्सो नोन एज। तो लेट डाउन रिफ्लेक्स का दूसरा नाम क्या है,
सकिंग, मिल्क इजेक्शन, रूटलिंग या फिर मिल्क सीक्रेटिंग रिफ्लेक्स। तो जो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स। लेट डाउन रिफ्लेक्स को हम क्या कहते हैं, मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स का प्रोडक्शन कौन करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। नेक्स्ट वन इज हाउ मच अमाउंट ऑफ एलिमेंटल आयरन कंटेंट बाय 1 tablet ऑफ फेरस ट्यूमरेट। अमाउंट ऑफ एलिमेंटल आयरन कंटेंट बाय 1 tablet ऑफ फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट की जो एक टैबलेट होती है उसमें कितना आयरन होगा, एलिमेंटल आयरन 40 mg, 50 mg, 70 mg या फिर 60 mg। जो एक एलिमेंटल आयरन टैबलेट होती है उसमें कितना आयरन होगा, उसमें होगा टोटल 60 mg आयरन। कितना होगा, 60 mg एलिमेंटल आयरन होगा, जो कि 300 mg फेरस सल्फेट होगा और 180 mg फेरस फ्यूमरेट होगा और 500 mg फेरस ग्लूकोनेट होगा। तो ये इक्विवेलेंट होंगे सभी, लेकिन 60 mg क्या होगा, आयरन की जो टैबलेट होगी एलिमेंटल आयरन उसमें प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट वन इज द फेलियर ऑफ यूट्रस टू रिटर्न टू इट्स नॉर्मल साइजेज। यदि यूट्रस वापस अपनी पुरानी साइज में रिवर्ट नहीं होती है तो हम उसको क्या कहेंगे, प्रोट्रूजन, इन्वोल्यूजन, सब इन्वोल्यूजन या फिर एक्सट्रैक्शन। तो क्या टर्मिनोलॉजी यूज की जाएगी यदि यूट्रस वापस अपने पुराने शेप में क्या होती है, रिवर्ट नहीं होती है, तो हम क्या टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, इन्वोल्यूजन। नेक्स्ट है यहाँ पर के बाइंड इज गिवन फॉर अ पेशेंट विद। तो के बाइंड किन पेशेंट को दिया जाएगा, हाइपरनेट्रेमिया, हाइपोनेट्रेमिया, हाइपोकैलेमिया या फिर हाइपरकैलेमिया। के बाइंड दिया जाएगा जिन पेशेंट का हाइपरकैलेमिया की सिचुएशन हो उनके लिए। किनके लिए, हाइपरकैलेमिया के पेशेंट को क्या दिया जाएगा, के बाइंड दिया जाएगा। के बाइंड क्या है, एक पाउडर मेडिसिन है जो कि हाई पोटेशियम लेवल को कम करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, के बाइंड, सॉरी के बाइंड के लिए क्या होगा, हाइपरकैलेमिया। नेक्स्ट वन इज बैरल चेस्ट इज सीन इन। तो बैरल चेस्ट किस में देखने को मिलेंगी, निमोनिया, लिवर फेलियर, एसाइटिस या फिर एम्फाइसीमा। जो बैरल चेस्ट देखने को मिलेगी एम्फाइसीमा के पेशेंट में देखने को मिलेगी। जो यहाँ पर बैरल चेस्ट का मतलब एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर चेस्ट का क्या होगा, ज़्यादा होगा, लेकिन शेप है जो आपको कैसा आगे को उठा उठा सा देखने को मिलेगा। तो बैरल चेस्ट किसका एक क्लासिकल साइन है, एम्फाइसीमा का। एम्फाइसीमा क्या है, एक तरीके की COPD है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज है। नेक्स्ट वन इज यूरिन सैंपल फॉर कल्चर इज कलेक्टेड फ्रॉम। तो यदि यूरिन का सैंपल कलेक्ट करते हैं हम तो कौन सा करना चाहिए, फर्स्ट वॉइड, लास्ट वॉइड, मिड स्ट्रीम या फिर आइदर फर्स्ट और लास्ट वॉइड यूरिन। तो यदि यूरिन सैंपल कलेक्ट करते हैं हम तो जो क्या होगा आंसर आपका, मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल है जो कलेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज व्हेन अ पेशेंट इज एक्वायरिंग इन्फेक्शन ड्यूरिंग लो इम्यूनिटी स्टेट इज नोन एज। जब किसी को इन्फेक्शन आपकी इम्यूनिटी कमजोर होने के कारण होगा तो उस टाइप का इन्फेक्शन क्या कहलाएगा, क्रॉस इन्फेक्शन, याट्रोजेनिक इन्फेक्शन, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन या फिर नोजोकोमियल इन्फेक्शन। जब किसी की इम्यूनिटी कम होगी उस टाइम पर यदि आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। याट्रोजेनिक का मतलब होता है कि आपको किसी डॉक्टर या थेरेपिस्ट के थ्रू मिले इन्फेक्शन, वो कहलाएगा। और जो नोजोकोमियल है वो किससे होगा, हॉस्पिटल से मिलने वाला इन्फेक्शन। नेक्स्ट वन इज विच वैन इज यूज्ड इन बाईपास सर्जरी। तो बाईपास सर्जरी के लिए कौन सी वैन यूज की जाएगी, ग्रेट सेफेनियस, फीमोरल, ब्रैकियल या फिर शॉर्ट सेफेनियस वैन। तो बाईपास सर्जरी के लिए जो वैन यूज होगी उसको हम क्या कहेंगे, ग्रेट सेफेनियस वैन। नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग चाइल्ड इंट्यूबेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सक्सिनाइल कोलिन कैन कॉज ब्रेडिकार्डिया। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट यूज टू ओवरकम दिस इफेक्ट। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि सक्सिनाइल कोलिन का एंटीडोट क्या होगा, एड्रिनेलिन, लिडोकिन, कैल्शियम ग्लूकोनेट या फिर एट्रोपिन। तो इंट्यूबेशन के टाइम पर जब हम सक्सिनाइल कोलिन देंगे ब्रेडिकार्डिया जो कि कॉज करेगा, क्या है जिससे हम इसको ओवरकम करेंगे, तो होगा एट्रोपिन। नेक्स्ट वन इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ न्यूनेटल डेथ इन इंडिया। तो भारत में सबसे ज़्यादा न्यूनेटल डेथ होती है किसके कारण होती है, प्रीमेच्योरिटी, इन्फेक्शन, RDS या फिर हेमरेज। तो जो इंडिया में सबसे कॉमन कॉज है न्यूनेटल डेथ के लिए वो क्या है, प्रीमेच्योरिटी। क्या है, प्रीमेच्योरिटी।
और यदि चिल्ड्रंस में पूछे तो क्या है डायरिया। बट यदि इन्फेंट यहाँ पर पूछा है कि न्यूनेट्स में क्या है प्री मैच्योरिटी। नेक्स्ट वन इज विथ द ऑर्डिनरी स्टेथोस्कोप द फीटल हार्ट साउंड कैन बी डिटेक्टेड अर्लीस्ट बिटवीन विच वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तो ऑर्डिनरी स्टेथोस्कोप से हम कितने वीक की प्रेगनेंसी में फीटल हार्ट साउंड को सुन सकते हैं और डिटेक्ट कर सकते हैं? 6 to 8 वीक, 24 to 26 वीक, 18 to 20 वीक या फिर 8 to 10 वीक। तो जो ऑर्डिनरी स्टेथोस्कोप होंगे उनसे हम फीटल हार्ट साउंड जनरली 18 से 20 वीक की प्रेगनेंसी में सुन सकते हैं। नेक्स्ट प्रोवाइडर है कौन सा डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखा रहा है, तो ये दिखाया जा रहा है यहाँ पर बाय मैनुअल एग्जामिनेशन, जिसको यहाँ पर क्या कहा गया है हैगर साइन, जिसमें 2 फिंगर हैं जो एंटीरियर फॉर्निक्स के यहाँ से और जो एब्डोमिनल हैंड रहेगा बिहाइंड द यूट्रस। तो यहाँ पर जो डिमॉन्स्ट्रेशन मेनली परफॉर्म किया जा रहा है 2 फिंगर्स के थ्रू, तो ये कौन सा डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा है हैगर साइन। अब यहाँ पर अलग अलग टाइप के साइन होते हैं जो एग्जाम में आपको आते हैं। तो यदि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन फेल्ट होते हैं, आप फील करते हैं बाय मैनुअल एग्जामिनेशन के टाइम पर, तो उसको क्या कहेंगे हम पाल्मर साइन। हैगर साइन में क्या होगा 2 फिंगर से एंटीरियर फॉर्निक्स की तरफ हम क्या करेंगे और दूसरा हाथ क्या कहाँ पर होगा आपका जो यूट्रस का जो बिहाइंड पार्ट है बैक साइड का पार्ट है वहाँ पर। तो यहाँ पर जो चीज़ें चेक की जाएंगी वो कौन सा साइन कहलाएंगी हैगर साइन। ये भी एक बाय मैनुअल एग्जामिनेशन है जो यहाँ पर 2 फिंगर्स के थ्रू परफॉर्म किया जा रहा है। फिर आता है गॉडेल साइन। तो गॉडेल साइन के लिए हम क्या कहते हैं सॉफ्टनिंग ऑफ द वेजाइनल पोर्शन, जो वेस्कुलराइजेशन है उसके कारण क्या हो रहा है यहाँ पर सॉफ्टनिंग हो रही है, तो क्या है गॉडेल साइन। ओसिएंडर साइंस का मतलब होता है कि वेजाइनल पल्सेशन फेल्ट होगा आपको जब क्या होगा टर्म प्रेगनेंसी में जनरली आपके लिए फील होगा। तो यहाँ पर क्या है ओसिएंडर साइन। आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट शुड बी गिवन इन टीपीएन फॉर्मूला। तो टीपीएन फॉर्मूला में क्या दिया जाता है? ऑप्शन में यहाँ पर अमीनो एसिड, लिपिड, डेक्सट्रोज, फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल एंड डेक्सट्रोज, डेक्स्ट्रिन, ग्लूकोज या फिर ऑक्सीजन। तो यहाँ पर 2 तरीके से क्वेश्चन आपको आ सकता है। या तो टीपीएन में क्या क्या आपको दिया जाता है, तो ग्लूकोज, प्रोटीन और फैट। क्या है यहाँ पर ग्लूकोज, प्रोटीन और फैट है जो यहाँ पर दिया जाता है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो ग्लूकोज है वो किस फॉर्म में दिया जाता है, प्रोटीन किस फॉर्म में रहेगा और फैट है जो किस फॉर्म में दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा टीपीएन फॉर्मूला में क्या दिया जाएगा, तो टीपीएन फॉर्मूला में दिया जाता है अमीनो एसिड, जो यहाँ पर हमने अभी जस्ट आपको बताया कि ग्लूकोज, प्रोटीन, फैट, ये तीनों चीज़ें दी जाती हैं टीपीएन के थ्रू। बट यहाँ पर जो ग्लूकोज किस फॉर्म में दिया जाता है डेक्सट्रोज में, प्रोटीन किस में दिया जाता है अमीनो एसिड में, फैट दिया जाएगा लिपिड के इमल्सिफिकेशन फॉर्म में, जिसको हमें इमल्सीफाई करने की ज़रूरत बाद में नहीं पड़ेगी। तो इमल्सिफिकेशन फॉर्म में है जो क्या दिया जाता है लिपिड है जो सॉरी यहाँ पर फैट है जो दिया जाता है, लिपिड फॉर्मेट का इमल्सिफिकेशन फॉर्म है जो यहाँ पर दिया जाएगा। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई हों कि टीपीएन फॉर्मूला में क्या रहेगा ग्लूकोज, प्रोटीन, फैट, लेकिन इनको डायरेक्ट नहीं दिया जाएगा बल्कि इनका जो केमिकल कंपाउंड है फिर जो मेन नेचर है उसके थ्रू दिया जाएगा। तो ग्लूकोज डेक्सट्रोज फॉर्मेट में दिया जाएगा, प्रोटीन अमीनो एसिड में और फैट दिया जाएगा लिपिड फॉर्म में। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ लॉन्ग टर्म न्यूट्रिशनल स्टेटस। तो यदि आप किसी बच्चे का लॉन्ग टर्म न्यूट्रिशनल स्टेटस असेस करना चाहते हैं तो सही पॉइंट यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन में मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस, हाइट फॉर एज, वेट फॉर एज या फिर वेट फॉर हाइट। तो यहाँ पर बच्चे का यदि आप किसी भी स्टेट में यदि न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक करना है आपको तो बेस्ट तरीका आपका क्या होगा यहाँ पर? तो जो हाइट है वो एज के अकॉर्डिंग तो बढ़ती ही है, क्या है हाइट है जो एज के अकॉर्डिंग बढ़ेगी, लेकिन किसी किसी बच्चे में आपने देखा होगा कि जो वेट है वो एज के अकॉर्डिंग ज़्यादा भी हो सकता है। बट यदि हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म न्यूट्रिशनल स्टेटस की बात करते हैं तो क्या होगा हाइट फॉर एज, क्या होगा हाइट फॉर एज। आपके इवन आप जो भी लोग पीडियाट्रिक पढ़े हुए हैं उनको तो ये आइडिया होगा ही, लेकिन जिन्होंने इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पढ़े तो मैं बता दूं कि आप इनको एज एन प्रैक्टिकल फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। आप अपने आस पड़ोस देखेंगे
कि कुछ बच्चे होंगे हाइट सबकी सेम नहीं होती है, लेकिन एज के अकॉर्डिंग यदि हमें लॉन्ग टर्म न्यूट्रिशनल स्टेटस की बात हो रही है, यदि शॉर्ट टर्म के लिए कहते तो वो होता वेट फॉर एज, एज के अकॉर्डिंग तो वेट है, लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करें हम तो वेट नहीं बढ़ता है, एज जैसे जैसे बढ़ती है वेट बहुत ही कम बढ़ता है एज कंपेयर टू हाइट के। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, हाइट फॉर द एज, क्योंकि लॉन्ग टर्म न्यूट्रिशनल स्टेटस की बात की जा रही है। नेक्स्ट वन इज एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग इन बेबी इंडिकेट। तो बेबी में एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग का पता हमें कब चलेगा, बेबी स्लीप्स 2 आवर आफ्टर फीड, डज नॉट क्राई फ्रिक्वेंटली, यूरिन 5 to 7 टाइम्स पर डे या फिर स्टूल 4 टाइम्स अ डे। तो यहाँ पर क्या होगा जिससे हमें पता चलेगा कि बेबी ने जो ब्रेस्ट फीड किया उससे उसका जो टमी है फुल हो गया है, क्या साइन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो जब बेबी एक बार ब्रेस्ट फीड करने के बाद एटलीस्ट 2 आवर के लिए सो जाता है बिना रोए धोए, तो क्या होगा, एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग कहलाएगी। यदि 8 से 10 बार यूरिन पास आउट करता तब भी हम कह सकते कि बेबी को प्रॉपर ब्रेस्ट फीड है जो हुआ है, दिया गया है। लेकिन यहाँ पर बात की गई है कि एडिक्वेट ब्रेस्ट फीड को लेके तो 2 घंटे सोना है, जो यहाँ पर यदि बेबी एक फीडिंग के बाद 2 घंटे के लिए सोता है दैट मीन्स बेबी क्या है, प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग हो रही है। 5 to 7 टाइम्स की जगह यदि यहाँ पर 8 to 10 टाइम्स होता तो आप उसको मार्क कर सकते थे। नेक्स्ट वन इज सप्लीमेंट्री नर्सिंग, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप एंड रेफरल सर्विसेज अंडर ICDS आर एप्लीकेबल टू विच एज ग्रुप। तो यहाँ पर बेनिफिशियर्स ग्रुप पूछा है कि जो ICDS है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज हैं, उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर क्या है एज ग्रुप है, किस एज ग्रुप के लिए दिया जाएगा, 12 से 14 साल, 3 से 6 साल, 8 से 10 साल या फिर 9 से 12 साल। तो अब यहाँ पर बात आती है कि बेनिफिशियर्स एज ग्रुप क्या होगा। तो यदि एज ग्रुप की बात की जाए तो प्री स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होते हैं, कैसे, प्री स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। तो इनमें से प्री स्कूल गोइंग चिल्ड्रन कौन से, 3 to 6 ईयर्स। तो इनको क्या दिया जाता है, ICDS के तहत सप्लीमेंट्री नर्सिंग, इम्यूनाइजेशन और हेल्थ चेकअप और रेफरल सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो यहाँ पर ICDS लॉन्च कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1975 को, एग्जाम में आपको आ सकता है। यदि इनके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इम्यूनाइजेशन, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, हेल्थ चेकअप, रेफरल सर्विसेज, प्री स्कूल एजुकेशन जो कि नॉन फॉर्मल, जो जस्ट मैंने आपको अभी बताया कि 3 to 6 ईयर एज ग्रुप में न्यूट्रिशनल हेल्थ इन्फॉर्मेशन है जो ICDS स्कीम के तहत प्रोवाइड करवाई जाती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर A 10-year-old child with asthma is admitted to the ward. Which of the following observation needs immediate action by the nurse? तो यदि 10 साल का बच्चा एडमिट हुआ है वार्ड में, अस्थमा है उसको, तो कौन सी ऑब्जर्वेशन एज अ नर्स आप सबसे पहले करेंगे। ऑप्शन में ब्रीथ रेट 20 पर मिनट, सिटिंग अपराइट एंड रिफ्यूजिंग टू लाई डाउन, रिफ्यूजिंग टू ईट फूड, ऑक्सीजन सेचुरेशन 96%। यदि ब्रीथ रेट 20 पर मिनट है, ऑक्सीजन सेचुरेशन 96 है, दैट मीन सही है। यहाँ पर एज अ नर्स आप सबसे ज़्यादा किस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, तो वो सिटिंग अपराइट एंड रिफ्यूजिंग टू लाई डाउन, क्योंकि अस्थमा के पेशेंट को हम क्या करेंगे, सेमी फॉलोअर्स पोजीशन दे सकते हैं, लेकिन पूरा लाई डाउन करने के लिए नहीं कह सकते हैं। क्योंकि ऐसा करने से क्या कहेंगे इस टाइप के पेशेंट के लिए, यदि 10 साल का बच्चा है, अस्थमा है, तो किस चीज़ पर हम तुरंत एक्शन लेंगे, तो वो होगा सिटिंग अपराइट एंड रिफ्यूजिंग टू लाई डाउन। नेक्स्ट है यहाँ पर द आइटम शोन इन द इमेज। तो यहाँ पर 2 इमेज आपको दिख रही हैं, एक ही चीज़ की हैं, तो ये है क्या। ऑप्शन में यहाँ पर साके टेप, मल्टीपर्पज टेप, ट्रयास टेप या फिर रिस्ट टेप। तो यहाँ पर कौन सा है जो इमेज है जो यहाँ पर दिख रही है, तो ये जो इमेज दिख रही है यहाँ पर ये क्या है, साके टेप, जिससे हम MUAC चेक करते हैं, मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसको क्या कहेंगे, साके टेप। अब यहाँ पर आपको 3 बैंड दिख रहे हैं, इसमें 3 कलर दिख रहे हैं, ग्रीन, येलो और रेड। तो ये क्या करते हैं, CBIT को प्रेजेंट करेंगे। तो यदि MUAC कितना हो, 12.5 से लेके 13.5 तक हो, कितना सेंटीमीटर में यदि बात हो रही है, तो 12.5 सेंटीमीटर से 13.5 सेंटीमीटर तक हो, दैट मीन्स बेबी क्या है, फुली हेल्दी है। और यदि यही येलो कलर शो करेगा और ग्रीन भी शो करेगा, लेकिन MUAC आपका 11.5 से कम जाता है, दैट मीन्स बेबी क्या है, माल नरिश्ड, सीवियरली माल नरिश्ड कैटेगरी में आ जाएगा।
तो MUAC की जो रेंज है यहाँ पर ये देखिए ग्रीन कलर तक शो हो रही है, दैट मीन्स बेबी क्या है, फुली हेल्दी है। येलो आता है तो मॉडरेट है और रेड आता है तो सीवियरिटी है। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट शोन इन दिस इमेज। तो यहाँ पर एक जो इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है वो क्या है? ऑप्शन में है यहाँ पर साल्टर स्केल, स्प्रिंग बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग स्केल या फिर बीम बैलेंस। तो यहाँ पर जो स्केल दिख रही है क्या? आपने जनरली जो 1 ईयर से कम एज के बच्चे होते हैं उनका वेट इस पे चेक किया जाता है, तो ये है क्या? तो यहाँ पर क्या है? बीम बैलेंस। इमेज ध्यान से देखिए, क्या है? बीम बैलेंस। जो यहाँ पर अदर इमेज है ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन, लास्ट है स्प्रिंग स्केल जिस पे हम बेबी को एक हुक यहाँ पर आप देख रहे हैं इस पे लटका के बेबी का वेट चेक कर सकते हैं। लास्ट में साल्टर स्केल, ये आपने जनरली आंगनवाड़ी सेंटर में देखी होगी। नेक्स्ट वन इज माइलस्टोन शोन इन इमेज अपीयर्स एट एज। जो यहाँ पर बेबी जो हरकतें कर रहा है तो ये किस एज में करेगा? क्राउलिंग कर रहा है। ऑप्शन में 3 मंथ, 4 मंथ, 7 मंथ या फिर 10 मंथ। क्रीपिंग कहते हम तो वो होता 7 मंथ में, लेकिन यहाँ पर क्राउलिंग हो रही है तो कब होगी? होगी 10 मंथ की एज में। क्रीपिंग और क्राउलिंग में डिफरेंस है, याद रखना। जो बेबी यहाँ पर कर रहा है क्या है? क्राउलिंग है। लेकिन जो क्रीपिंग होती उसमें बेबी क्या करता? अपना जो एब्डोमन है उसके बल पर क्या होता? खिसकता, रेंगता। लेकिन यहाँ पर क्या है? बेबी उसका एब्डोमन पूरा अप है, हैंड और नी के बल पर क्या कर रहा है? क्राउलिंग कर रहा है। नेक्स्ट वन इज पैगेट डिसीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय। पैगेट्स डिसीज यहाँ पर किसके कारण होगी? हाइपोकैल्सेमिया, हाइपरकैलेमिया या फिर हाइपरकैल्सेमिया और नन ऑफ द अबव। जो पैगेट्स डिसीज है ये क्या है या फिर किसके कारण होगी? तो पैगेट्स डिसीज किसका कैरेक्टरिस्टिक है? तो ये है यहाँ पर किसका? बोन्स का। और ये किसके कारण होगा? हाइपरकैल्सीमिया, जब कैल्शियम का लेवल कम होगा बोन्स में। तो यहाँ पर पैगेट डिसीज क्या है? तो ये हाइपरकैल्सीमिया के कारण। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? हाइपरकैल्सीमिया। और इसमें क्या होगा? जनरली जो पैगेट्स डिसीज की कंडीशन है जो कि बोन्स को क्या होगा? एक्सेसिव बोन रीअब्जॉर्प्शन के कारण यहाँ पर बोन्स में क्या होगा? एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगी। तो ये किसको मेनली अफेक्ट करेगा? यहाँ पर द मदर्स प्लेसेंटा वेट 500 ग्राम, अप्रोक्सीमेटली हाउ मच वुड बी द वेट ऑफ द फुल टर्म न्यूबॉर्न। तो यदि प्लेसेंटा का वेट 500 ग्राम है, 1/6 होता है बेबी के वेट के, तो यहाँ पर बेबी का वेट कितना होगा? 2 kg, 3 kg, 4 kg या फिर 5 kg। तो फुल टर्म प्लेसेंटा का वेट कितना होता है? 500 से 600 ग्राम तक। अप्रोक्सीमेट रेंज यदि पूछते तो 500 ग्राम होता है। और जब ये कम माना जाता है जब बेबी का वेट, नॉर्मली टर्म बेबी का वेट 2.5 से 3 kg तक होगा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? 3 kg। क्या होगा? 3 kg। अब यदि आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि बेबी का वेट भी दिया है, प्लेसेंटा का वेट भी दिया है, तो प्लेसेंटा का वेट यदि पूछते हैं तो कितना होता है? 1/6 ऑफ द बेबी वेट। कितना? 1/6 ऑफ द बेबी वेट। और यदि अर्ली टर्म पूछा जाता है तो जो बेबी क्या हो? अर्ली टर्म का मतलब है कि बिटवीन 37 वीक 0 दिन, 38 वीक 6 डेज, मतलब पूरे 39 वीक्स के टाइम पर ही डिलीवर होंगे। फिर आते हैं फुल टर्म जो कि 39 वीक्स से लेकर 49 वीक तक। लेट टर्म एंड पोस्ट टर्म। पोस्ट टर्म यदि पूछते हैं तो 42 वीक्स के बाद जो डिलीवरी होगी वो। नेक्स्ट वन इज लेबर इज टर्म्ड प्रेसिपिटेट इफ टोटल लेबर प्रोसेस कंप्लीट विद इन। तो प्रेसिपिटेट का मतलब होता है पहले। तो यदि लेबर की प्रोसेस कितने घंटे में कंप्लीट हो जाती है तब हम उसको प्रेसिपिटेट कहेंगे। 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर, 5 आवर। तो प्रेसिपिटेट कहा जाएगा जब लेबर है जो पूरी प्रोसेस 2 घंटे में हो जाती है, उसके अंदर 2 घंटे के अंदर हो जाती है तो प्रेसिपिटेट। मोर देन 18 आवर से ज़्यादा लगते हैं तो प्रोलॉन्ग्ड लेबर। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ स्प्लिंट शोन इन द फोटोग्राफ। तो यहाँ पर फोटोग्राफ में आपको एक स्प्लिंट दिख रहा है फिंगर्स के यहाँ लगा हुआ, तो ये क्या है? नकल ब्लेंडर स्प्लिंट, कॉकअप स्प्लिंट, थॉमस स्प्लिंट या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो यहाँ पर स्प्लिंट दिख रहा है आपको इमेज में, कौन सा स्प्लिंट है? नकल ब्लेंडर स्प्लिंट, जो कि जनरली फिंगर फ्लेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। यदि किसी को फिंगर में कुछ डिसेबिलिटीज़ हो तो उनके लिए स्प्लिंट यूज़ किया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं?
नकल, ब्लेंडर, स्प्लिंट। नेक्स्ट यहाँ पर आइडेंटिफाई द सिंबल शोन इन द इमेज। तो यहाँ पर इमेज में एक सिंबल दिख रहा है आपको, तो ये किसका है? रेडिएशन हैजार्ड का, साइटोटॉक्सिक वेस्ट का, बायो हैजार्ड का, फिर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का। तो सिंबल दिख रहा है किसका है? रेडिएशन हैजार्ड का। साइटोटॉक्सिक का ब्लू कलर से होगा और ऐसे ही सेम ब्लैक येलो होगा किसका? बायो हैजार्ड का। बायोडिग्रेडेबल और रिसाइकिल का कैसा होगा? ग्रीन कलर का होगा और उसमें 3 टाइप से पत्तियां बनी हो सकती या फिर कुछ ग्रीन एरो लगे रहेंगे जो क्या है? बायोडिग्रेडेबल हैं। नेक्स्ट वन इज बेस्ट मेथड टू प्रिवेंट फूड ड्रॉप इन क्लाइंट ऑन बेड रेस्ट इज टू यूज। तो यदि किसी को फूड ड्रॉप से हमें प्रिवेंट करना है, पेशेंट कंप्लीट बेड रेस्ट पर है, तो कैसे करेंगे? स्प्लिंट से, क्रेडल से, ब्लॉक से या फिर सैंडबैग से। कैसे हम फूड ड्रॉप को प्रिवेंट कर सकते हैं बेड रेस्ट वाले पेशेंट में? सैंडबैग से। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी गिवन इन IM इंजेक्शन। तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन से मैक्सिमम कितनी वॉल्यूम एडमिनिस्टर कर सकते हैं? 0.5 ml, 2 ml, 1 ml या फिर 6 ml। यदि IM इंजेक्शन की बात हो रही है तो मैक्सिमम वैल्यू की बात की जा रही है, तो कितना? 6 ml तक है जो हम दे सकते हैं एक बार में, एक साइड कितना दे सकते हैं? 6 ml तक। नेक्स्ट वन इज कॉमनेस्ट कार्सिनोमा अमंग वुमेन इज। तो वुमेन में सबसे ज्यादा होने वाला कार्सिनोमा कौन सा है? ब्रेस्ट, सर्विक्स, ओरल कैविटी या फिर लंग्स। ये सभी होते हैं सबसे ज्यादा, लेकिन होता है वो कौन सा है? कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट। नेक्स्ट वन इज द मोस्ट प्रोमिनेंट एडवर्स इफेक्ट ऑफ जिडोविडिन इज। जिडोविडिन का जो कि क्या है? ART ड्रग है। क्या है? ART ड्रग है, एड्स ट्रीटमेंट में यूज की जाती है। तो यहाँ पर जिडोविडिन का एक एडवर्स इफेक्ट कौन सा है? बोन मैरो सप्रेशन, नोजिया एंड वॉमिटिंग, लिथार्जिक या फिर हेडेक। तो जिडोविडिन का जो एक एडवर्स इफेक्ट है यहाँ पर वो क्या है? बोन मैरो सप्रेशन। क्या है यहाँ पर? बोन मैरो सप्रेशन। नेक्स्ट वन इज फ्यूनिस इज ऑल्सो नोन एज। अब यहाँ पर हो सकता है 10 से 15 क्वेश्चन आपको गायनिक के ऐड हो जाते हैं। तो फ्यूनिस का दूसरा नाम क्या है? अम्बलाइकल वेन, अम्बलाइकल आर्टरी, अम्बलाइकस या फिर अम्बलाइकल कॉर्ड। तो फ्यूनिस का मतलब होता है अम्बलाइकल कॉर्ड। यदि नॉर्मल लेंथ पूछते हैं तो कितनी होती है? 50 से 55 सेंटीमीटर। क्या है? फ्यूनिस का दूसरा नाम है अम्बलाइकल कॉर्ड और अम्बलाइकल कॉर्ड की लेंथ कितनी होती है? 50 से 55 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन इज फर्टिलाइजेशन ऑलमोस्ट ऑलवेज अकर्स इन द। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? यूट्रस में, यूटेराइन ट्यूब में, एम्पुलरी पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब या फिर इंटरस्टिशियल पार्ट ऑफ द यूटेराइन ट्यूब। तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस सबको पता है कहाँ पर होती है? एम्पुला में। कहाँ पर होती है? यूटेराइन ट्यूब का जो एम्पुला पार्ट है वहाँ पर क्या होगी? फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। लेंथ होती है जो फैलोपियन ट्यूब की कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर। फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में होगा, लेकिन इम्प्लांटेशन कहाँ पर होता है? यूट्रस में। नेक्स्ट वन इज एनीमिया विच इज कॉज्ड बाय लैक ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 ड्यू टू लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर इज। तो यहाँ पर विटामिन B12 का कम एब्जॉर्प्शन होने के कारण जो एनीमिया होगा और इंट्रिंसिक फैक्टर की भी कमी होगी, तो वो कौन सा होगा? ऑप्शन में एप्लास्टिक, सिकल सेल, डाइमॉर्फिक या फिर एडिसन परनीसियस एनीमिया। जो एनीमिया विटामिन B12 की कम एब्जॉर्प्शन के कारण, ऐसा नहीं कि आप लेते नहीं हैं, लेते हैं लेकिन बॉडी प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है और कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर्स जिसकी कमी के कारण ऐसा हो रहा है, तो क्या है? तो वो यहाँ पर एडिसोनियन परनीसियस एनीमिया। नेक्स्ट वन इज द टर्म फ्लेगमासिया अल्वा डोनल्स रिफर्स टू। ये क्वेश्चन आपको नया लग रहा होगा कि फ्लेगमासिया अल्वा डोनल्स है जो क्या टर्म है? डीप वेन थ्रोम्बोसिस, वेरिकोज वेन, वीनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, रेट्रोग्रेड एक्सटेंशन ऑफ पेल्विक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। तो यहाँ पर जो फ्लेगमेसिया अल्वा डोनल्स का मतलब है क्या है? रेट्रोग्रेड एक्सटेंशन ऑफ पेल्विक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, सेप्टिक पेल्विक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कहेंगे, जो कि पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशन है जिसमें पोस्टपार्टम फीवर के साथ साथ जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक रहेंगी पेन के लिए वो काम नहीं करेंगी,
इसको हम क्या कहेंगे, रेट्रोग्रेड एक्सटेंशन ऑफ पेल्विक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस या फिर सेप्टिक पेल्वोथ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। नेक्स्ट वन इज द सेंसस काउंट इज टेकन ओनली वंस इन ईयर। तो हमेशा सेंसस है जो कब लिया जाता है, 10 साल, कितना सॉरी एक बार, कब लिया जाता है, 10 साल में एक बार है जो सेंसस लिया जाता है। फर्स्ट सेंसस हुआ था 1881 में। इंडिया का लास्ट सेंसस यदि बात करें अभी तो 2011 में कंडक्ट किया गया था। नेक्स्ट वन इज जेट ट्रैक मेथड इज यूज्ड फॉर गिविंग IM इंजेक्शन बिकॉज। तो जेट ट्रैक मेथड में IM इंजेक्शन क्यों दिए जाते हैं, जो भी हेलोपेरिडोल है या फिर जो भी इरिटेबल मेडिसिन है वो जेट ट्रैक मेथड से ही दी जाती हैं। तो ऐसा क्यों, बिकॉज इट्स इजी एडमिनिस्ट्रेशन टू रिड्यूस द पेन, फास्ट एक्शन या फिर सील द मेडिकेशन। तो IM इंजेक्शन क्यों दिया जाता है जेट ट्रैक मेथड में, क्यों, क्योंकि ये क्या करेंगे, मेडिकेशन को सील कर देंगे, अदर टिश्यूज में मेडिकेशन लीक नहीं हो पाएगी, इससे इरिटेशन नहीं होगा। तो इसीलिए जेट ट्रैक मेथड IM इंजेक्शन को देने के लिए यूज़ की जाती है। जो भी इरिटेबल मेडिसिन होती हैं जनरली वो इसी जेट ट्रैक मेथड को अपना के एडमिनिस्टर की जाती हैं। नेक्स्ट वन इज ड्रग ऑफ चॉइस टू ट्रीट एल्कोहल विड्रॉल सिम्टम इज। तो एल्कोहल विड्रॉल सिम्टम को ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिसिन यूज की जाएगी, नेलॉक्सोन, डायसल्फाम, एसिटामिनोफेन या फिर क्लोरडाइजेपॉक्साइड। जो मेडिसिन यूज की जाएगी विड्रॉल सिम्टम को ट्रीट करने के लिए एल्कोहल के, वो क्या होगी, क्लोरडाइजेपॉक्साइड। डाइसल्फाम एज एन डिट्रेंट के तौर पे काम की जाएगी, लेकिन क्लोरडाइजेपॉक्साइड है जो विड्रॉल सिम्टम को ट्रीट करने के लिए यूज की जाएगी, वो भी किसके, एल्कोहल के। नेक्स्ट वन इज एल्कोहल इज यूजिंग इन क्लिनिकल सेटिंग फॉर द स्किन डिसइंफेक्शन, दिस एल्कोहल इज मेड अप ऑफ। तो हमने हॉस्पिटल में जो एल्कोहल देखा है, क्लिनिकल सेटिंग में एल्कोहल देखा है, तो वो किस टाइप के एल्कोहल से बना होता है, एथाइल, मिथाइल, एथेनॉल या फिर आइसोप्रोपिल। तो जो हॉस्पिटल सेटिंग में और आपके जो सैनिटाइजर्स हैं उनमें कौन सा एल्कोहल रहता है, तो उनमें होता है आइसोप्रोपिल एल्कोहल। कौन सा होगा, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। नेक्स्ट वन इज डेथ ऑफ अ वुमन व्हाइल प्रेग्नेंट और विद इन 42 days of the termination of pregnancy irrespective of the duration and the site of pregnancy। यदि किसी वुमेन की डेथ प्रेगनेंसी में अब डिलीवरी होने से लेकर 42 दिनों के अंदर तक हो जाती है तो उसको हम क्या कहेंगे, IMR, NMR, MMR या फिर नन ऑफ द अबव। तो कंसीव करने से लेकर डिलीवरी के 42 दिनों तक भी यदि किसी फीमेल की डेथ होती है तो उसको हम क्या करते हैं, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट। क्या कहेंगे हम यहाँ पर उसको, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट वन इज द फॉर्मूला यूज टू कैलकुलेट द एस्टिमेट फीटल वेटेज। तो यदि मान लीजिए आपको फीटल वेट पता नहीं है तो फीटल वेट को फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला अपनाया जाएगा, जॉनसन्स फॉर्मूला, नेगल्स, जैकॉब्सन्स या फिर नन ऑफ द अबव। तो बेबी का जो फीटल वेट है हमें पता करना है तो किससे अपना चेक करेंगे हम, जॉनसन्स फॉर्मूला से। किससे करेंगे, जॉनसन्स फॉर्मूला से। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू दैट क्या किया जाएगा, फीटल वेट इन ग्राम्स माइनस 155 इंटू फंडल हाइट इन सेंटीमीटर माइनस के। तो यहाँ पर के क्या है, फीटल हेड है एट माइनस स्टेशन में 12 जो यहाँ पर यूज, यदि मान लीजिए यहाँ पर रहा कि फीटल जो वेट हमें ग्राम में पता करना है तो 150 इंटू फंडल हाइट इन सेंटीमीटर माइनस के है जो, और के यहाँ पर क्या है, फीटल माइनस स्टेशन है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा के, जॉनसन्स फॉर्मूला लगा के फीटल के वेट को हम पता कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इंडक्शन ऑफ ओवुलेशन इज। तो यदि किसी के प्रॉपर पीरियड्स नहीं आते हैं तो ओवुलेशन की प्रोसेस नहीं होती है तो कौन सी ड्रग है जो ली जाएगी ओवुलेशन को इंडिकेट करने के लिए, इंड्यूस करने के लिए। जिसके पीरियड्स टाइम पर नहीं आते हैं, ओवुलेशन की प्रोसेस नहीं होती है, तो वो अपने पीरियड्स टाइम पर लाने के लिए, ओवुलेशन के लिए क्या करते हैं, मेडिसिन लेते हैं। तो कौन सी मेडिसिन है, ऑप्शन में प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन, मेटफॉर्मिन या फिर क्लोमिफिन। तो मेडिसिन ली जाएगी ओवुलेशन इंड्यूस करने के लिए, वो क्या है, क्लोमिफिन। क्या है, क्लोमिफिन ओवुलेशन इंड्यूसिंग एजेंट है जो कि दिए जाते हैं ओरली। नेक्स्ट वन इज कैंसर ऑफ द सर्विक्स इज कॉज्ड बाय। सर्वाइकल कैंसर होने का जो कॉज है वो क्या है, HPV, HIV, ट्रिपनोवा पैलिडियम या फिर ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस। तो यहाँ पर जो कॉज है वो क्या है, वो HPV वायरस क्या है,
ह्यूमन पेपिलोमा वायरस मोस्ट कॉमन कॉज है किसके लिए? सर्विक्स कैंसर के लिए। ट्रिप्नोमा पैलिडियम कॉजेटिव एजेंट है किसका? सिफिलिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाउस होल्ड वेस्ट इंक्लूडिंग वाटर अदर देन एक्सक्रीटा इज रिफर्ड एज। तो हाउस होल्ड वेस्ट जिसमें एक्सक्रीटा दैट मीन्स फीकल मटेरियल इंक्लूड नहीं है तो क्या है? सीवेज, रिफ्यूज, गार्बेज या फिर सलीज। तो यहाँ पर उस वेस्ट का क्या नाम दिया जाएगा जिसमें क्या है? एक्सक्रीटा है जो मिक्स नहीं है तो क्या है यहाँ पर? सलीज। क्या है? सलीज। नेक्स्ट वन इज इंक्रीज इन द साइज और मास ऑफ द टिश्यू इज नोन एज। यदि बॉडी की साइज और टिश्यू बस बढ़ते हैं तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? ग्रोथ, मैच्यूरेशन, डेवलपमेंट या फिर प्रोग्रेस। क्या टर्मिनोलॉजी यूज की जाएगी कि बॉडी के जो टिश्यूज हैं उनकी ग्रोथ बस हो रही है, बाकी और कुछ है जो नहीं हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा यहाँ पर ग्रोथ। क्या कहलाएगा? ग्रोथ। ग्रोथ में क्वांटिटेटिव है, मेजरेबल है, जिसको हम सेंटीमीटर और इंच पाउंड में चेक कर सकते हैं। जैसे वेट है, हाइट है, किस में आएंगे? ग्रोथ में। डेवलपमेंट में मैच्यूरेशन होंगे, फंक्शनिंग होगी, स्किल होगा, बच्चों का बोलना होगा, ये सब किस में आएगा? डेवलपमेंट में। नेक्स्ट है यहाँ पर टू कंप्यूट आई क्यू विच फॉर्मूला इज यूज। तो आई क्यू कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ किया जाता है वो है इंटेलिजेंटी क्वांटो के लिए, तो वो मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। अब यदि आपको एग्जाम में मेंटल एज 10 दे दी जाती है, क्रोनोलॉजिकल एज 20 दी जाती है, तो आपको क्या करना है? उसको 100 से गुणा कर देना है। जो आपका निकल के आएगा वो क्या होगा? आई क्यू होगा। नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट टेस्ट डेवलप टू मेजर इंटेलिजेंसी वॉज डिजाइन बाय। तो पहला टेस्ट है जो इंटेलिजेंसी के लिए बनाया गया था, किसने बनाया था? ब्रेचलर ने, विलियम स्टर ने, बिनेट सैमन ने या फिर नन ऑफ द अबव ने। तो यहाँ पर जो टेस्ट है इंटेलिजेंसी टेस्ट पहली बार किसने बनाया था? बिनेट सैमन ने। किसने? बिनेट और सैमन ने। नेक्स्ट वन इज एट विच एज साइज ऑफ हेड रीच 90% ऑफ द एडल्ट हेड साइज। तो बच्चे की जो हेड की साइज है, सिर की साइज है, वो एडल्ट की साइज के 90% तक कब हो जाएगी? 3 साल में, 4 साल में, 8 साल में, फिर 10 साल में। जनरली जो इन्फेंट्स होते हैं उनका एडल्ट के बराबर 90% तक हेड का साइज हो जाता है 3 साल की एज में। कब हो जाता है? 3 साल की एज में। नेक्स्ट है यहाँ पर Mrs. Preeti, 22-year-old lady, delivered a premature baby. Which of the following medicine is useful for the newborn baby? तो यहाँ पर बेबी के लिए कौन सी मेडिसिन है जो दी जाएगी यदि प्रीति नाम की पेशेंट का बेबी प्रीमेच्योर डिलीवर हो गया है? तो ऑक्सीटोसिन, रेनिटिडिन, डेक्सामेथासोन या फिर टेस्टोस्टेरोन। तो मेडिसिन दी जाएगी यदि प्रीटर्म डिलीवरी हो गई है, प्रीमेच्योर बेबी डिलीवर हो गया है। कौन सी मेडिसिन बेबी के लिए हेल्पफुल होगी? वो होगी डेक्सामेथासोन। लंग मैच्यूरेशन में हेल्प करेगी, तो यहाँ पर क्या दिया जाएगा? डेक्सामेथासोन। नेक्स्ट वन इज a 2-year-old male child has following manifestation: chest indrawling, wheezing, fever. Which will be the most appropriate group of drug for the child? तो यहाँ पर जो साइन बताए जा रहे हैं, चेस्ट इंड्रॉइंग, वीजिंग और फीवर, ये तीनों साइन किसके? निमोनिया के। और इन तीनों साइन का जो ट्रीटमेंट होगा वो क्या कहलाएगा? यहाँ पर एंटीबायोटिक है जो यहाँ पर स्टार्ट किए जाएंगे। साइन है जो चेस्ट इंड्रॉइंग, वीजिंग, फीवर, निमोनिया के साइन है ये तीनों, लेकिन जो यहाँ पर आपका ट्रीटमेंट दिया जाएगा वो क्या होगा? एंटीबायोटिक। नेक्स्ट वन इज इन अ पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विच इज अ एम्ब्रियो पीरियड। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में एम्ब्रियो पीरियड कब कहलाएगा? 0 to 14 डेज, 14 से 8 वीक, 8 वीक से 38 वीक या फिर नन ऑफ द अबव। तो यदि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पूछा है तो कितना होगा? 14 दिन से लेके 8 वीक तक का। कितना होगा? 14 दिन से लेके 8 वीक तक का। प्रीनेटल पीरियड में जाइगोट पूछते हैं तो 0 to 14 डेज, फिर आता है एम्ब्रियोनिक स्टेज तो 14 से 8 वीक की, फिर आता है फीटस 8 वीक से लेके एट द टाइम ऑफ बर्थ तक फीटल है जो माना जाएगा। पोस्ट नेटल में आते हैं अर्ली न्यूनेट जो फर्स्ट 7 वीक के होते हैं, फिर आते हैं लेट जो कि 7 दिन से 28 दिन के, फिर होते हैं इन्फेंट जो कि पूरे 1 साल के होंगे फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, टोटलर 1 से 3 साल, फिर प्री स्कूल 3 to 6 ईयर होगा, स्कूल एज 6 से 10 साल होगी गर्ल्स में, बॉयज़ में 6 से 12 साल तक, एडोलेसेंसी होगी 13 से 18 साल, लेकिन एडोलेसेंट स्टेज यहाँ पर गलत टाइप हो गई है।
जनरली जो एडोलेसेंट स्टेज होती है वो कितनी होती है 10 to 19 ईयर तक अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जूनोटिक और जूनोसिस डिसीज। जूनोटिक समझ लीजिए आप, जूनोटिक का मतलब होता है ऐसी डिसीज जो किसी इन्फेक्टेड एनिमल से आपको ह्यूमन बीइंग को लगे। क्या है, एनिमल टू ह्यूमन बीइंग में होने वाली डिसीज जूनोटिक डिसीज कहलाती है। और इनमें से जूनोटिक डिसीज कौन सी है, तो वो रेबीज। इन्फेक्टेड एनिमल के बाइट करने से ह्यूमन बीइंग में होगा, वो क्या होगा, रेबीज। और एक इस टाइप की डिसीज है, यहाँ पर एनिमल इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो क्या है, जूनोटिक डिसीज। नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसी को कब अपनाया था, 1997, 1996, 1965 या फिर 1993 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी को एक्सेप्ट किया था 1993 में, 1993 में। नेक्स्ट वन इज एक्सेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज बेस्ड बिकॉज इट इज नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी एंड गेट्स एक्सक्रीटेड। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन है जिसका यदि हमने ज़्यादा बॉडी में एडमिनिस्टर कर दिया तो स्टोर ना होके बल्कि बॉडी से एक्सक्रीट भी हो जाता है, तो ये कौन सा विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन के या फिर विटामिन डी। तो अब यहाँ पर जो विटामिन बॉडी में स्टोर नहीं होगा बल्कि एक्सक्रीट हो जाएगा वो होंगे विटामिन बी और विटामिन सी। बाकी फैट सॉल्युबल विटामिन है जो कि इतनी इजीली बॉडी से फ्लश्ड आउट नहीं होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो बेस्ट यहाँ पर किसी भी विटामिन को हम ज़्यादा ले लेते हैं कि इस विटामिन को, इसके कारण वेस्ट भी होगा ना ही बॉडी में वो स्टोर होगा, तो क्या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। सिम्टम्स लाइक चिलोसिस, ग्लोसाइटिस, रेड एंड शाइनिंग लिप्स, इन्फ्लामेशन एंड बर्निंग आई एंड स्क्रोटल डर्मेटाइटिस इंडिकेट डेफिशिएंसी। अब तो इतने सारे जो साइन है यहाँ पर किस डिसीज के साइन हैं, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन B2, तो किसके यहाँ पर जो साइन है आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। और बहुत सारे लोगों को कुछ आइडियाज़ टिप्स चाहिए थी, मेरे ब्लॉगिंग चैनल को आप लोग ज़रूर फॉलो करें। कीर्तिस ब्लॉगिंग के नाम से आपको यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो वहाँ पर भी जाके आप विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।